हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, प्रैक्टिस सेशन नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एनएसईपी के पीवाईक्यूज की और सीखेंगे वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब फ्यूचर के क्वेश्चंस जो हमने डिसाइड किए हैं कि इससे किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको कल भी उनका आइडिया दिया था। उस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए थे कि जैसे कोई एक पार्ट मूव कर रहा हो तो उसको कैसे सोचें। इन सभी क्वेश्चंस को कल मैंने आपको कराया भी था। लेकिन अब उन क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि एनएसईपी के पीवाईक्यूज हम लोग कैसे करें और उनमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान से देखनी है। आइए उन सभी चीजों की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो भैया जल्दी से आ जाओ। आज एनएसईपी पीवाईक्यूज, आईएनपीएचओ के पीवाईक्यूज, दो पीवाईक्यूज आपके आईएनपीएचओ के होने वाले हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल मास प्रॉब्लम, चंद्रयान प्रॉब्लम हम लोग आज करेंगे। तो आज के सेशन के अंदर बेटा हम लोग यहाँ पर करेंगे चंद्रयान प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। एंड द सेम टाइम हम लोग आज एक और आईएनपीएचओ की प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, दैट इज दिस प्रॉब्लम। इसके अलावा एनएसईपी के पीवाईक्यूज होंगे और आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज वेरिएबल मास प्रॉब्लम, जो फ्यूचर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज का सेशन अगेन बहुत टाइट सेशन है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको सिखानी है, बहुत सारी चीजें आपको समझानी है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको हर एक चीज का आइडिया भी देना है। तो पहले शुरू करेंगे पीवाईक्यू सेशन के साथ, ताकि आपका पीवाईक्यू सारे के सारे खत्म कर सकूं। और जल्दी से जल्दी हम लोग पीवाईक्यू की दौड़ को जैसे ही खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अबाउट द आईएनपीएचओ पीवाईक्यूज, और फिर हम लोग बात करेंगे भविष्य के क्वेश्चन के तरफ, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो बोला गया a number n of identical balls, each of mass m and radius r are stringed like beads random at rest along a smooth rigid horizontal rod of length L mounted between immovable supports. R by L is small but not negligible. Collision between the balls or between the balls and the supports are perfectly elastic. One of the ball is struck horizontally so as to acquire the speed v. Resulting outward force felt by supports averaged over a long time. कितना सपोर्ट लगेगा, एवरेज सपोर्ट देखना। किसी एक को वेलोसिटी v दे दी गई, इनके बीच की सेपरेशन आपको दे दी गई है l, और हर एक की रेडियस आपको दे दी गई है r, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि अगर मैंने इसको v वेलोसिटी से कर दिया तो क्या होगा। सारे कोलिजन इलास्टिक है, और अगर सारे कोलिजन इलास्टिक, इसका मतलब कहीं पर किसी भी तरीके कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा। और अगर किसी भी तरीके का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा बेटा, तो हम लोग यहां पर क्लियरली बोल सकते हैं कि यहां से अगर हमने पार्टिकल को आगे की तरफ फेंका, ये पीवाईक्यू 2022 का नहीं, आई थिंक पहले का है ये, थोड़ा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना। तो पहले का था ये। यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से अगर मैंने किसी पार्टिकल को आगे की तरफ फेंका तो क्या होगा, ये पार्टिकल इससे टकराएगा, इसके पास v वेलोसिटी, इससे टकराएगा v वेलोसिटी, फिर ये इससे जाके टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर इसी तरीके से v वेलोसिटी ट्रांसफर होगी, फिर ये इससे टकराएगा, और ये प्रोसेस ऑफ कोलिजन लगातार चलती जाएगी। पहले ये समझना कि प्रोसेस ऑफ कोलिजन लगातार चलती जाएगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहां पर निकल कर आता है, दैट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट द फोर्सेस ड्यू टू कोलिजन। इन कोलिजन के फोर्सेस को आप समझते आए हो कहां पर, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करें और इसके पूरे डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें, तो आइए उस डिटेल्ड एनालिसिस को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और आज हम आपको गेम ऑफ कंटिन्यूअस कोलिजन के बारे में इस टॉपिक के थ्रू ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। बहुत ही प्यारा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। गेम ऑफ कॉन्टिन्यूअस कोलिजन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था जो हमारे जेई एडवांस में आया था, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जेई में भी कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड बहुत ही अच्छे आए। गेम ऑफ कंटिन्यूअस कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हमारा गेम परफॉर्म होता है, किस तरीके से देखना होता है। जैसे आपके एंड पर यहां पर एक बॉडी रख दी गई, अब आपसे बोला गया कि यहां पर कोलिजन्स हो रहे हैं। पहला, एक चीज होती है कि एक ही पार्टिकल कई बार कोलाइड कर रहा है, राइट। इसमें अलग अलग तरीके के केसेस पॉसिबल होते हैं कि कंटिन्यूअस कोलिजन्स कैसे कैसे। और दूसरा होता है कि मल्टीपल पार्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम केस 1 को समझते हैं, ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके। केस 1 जो कि अभी हमने यहां पर देखा, ठीक है ना। तो अगर हमने यहां पर देखा कि जैसे ये पार्टिकल इनके बीच में कन्फाइंड हो गया,
ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं ले रहा है कि नीचे नहीं आएगा, वी आर नॉट टेकिंग एनी ग्रेविटी इफेक्ट, तो प्लीज डोंट थिंक अदरवाइज, एवरीथिंग इज परफेक्ट, नो ग्रेविटी इफेक्ट इज कंसीडर्ड। ठीक है, इसको इसके अंदर ट्रैप कर दिया गया। अब सिंगल पार्टिकल मल्टीपल कोलिजन करेगा तो इसके कारण कुछ फोर्सेस आएंगे। अब ये फोर्सेस कैसे निकालेंगे? केस वन इज अ वेरी सिंपल केस ऑफ द केटीजी प्रेशर। यहां से आपको केटीजी और प्रेशर का गेम भी समझ में आ जाएगा क्योंकि वहां पर होता था और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और जेई में भी आ चुके हैं, एनएसईपी में भी आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आना बहुत होता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो पहला गेम है केस वन, दैट सिंगल पार्टिकल कोलाइड कोलाइड्स फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत तेज कोलाइड कर रहा है। अब पहले समझिएगा कैसे हम इसमें फोर्सेस को निकालते हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी होती है। पहला बिल्कुल बेसिक सा केस आपके सामने, ये पार्टिकल एक एम मास का है, ये वेलोसिटी v है, बीच की लंबाई आपको l दे दी गई और आपको बोल दिया गया कि v बाई l जो कोलिजन है बहुत कम समय है, b बाई l इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम समय है इनके कोलिजन के बीच का, मतलब सॉरी एल बाई बी, माय मिस्टेक, बहुत छोटा है भैया ये। अब क्या सोच रहा है, पार्टिकल बहुत चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ अपन मान लेते हैं। जो जनरली पार्टिकल्स जो अपने एयर पार्टिकल्स होते हैं, भैया बताओ तुम, अच्छा बताओ एयर पार्टिकल किस स्पीड से भागते हैं? लगभग स्पीड 1,00,000 10 की पावर 5 यही होती है ना। तो अब ये एक एयर का पार्टिकल, एयर का एक मॉलिक्यूल है जो अंदर भाग रहा है जिसकी मास दिया गया m, और ये जाएगा टकराएगा इस दीवार से, फिर वापस आएगा, फिर आएगा, फिर टकराएगा, फिर तो ऐसे बहुत बार टकराएगा। और जब ये बहुत बार टकराएगा तो इसके ऊपर एक एवरेज आउट फोर्स लगेगा। आपने कहा सर बिल्कुल लगेगा। पहले आएगा कारण ऑफ फोर्स, कॉज ऑफ फोर्स, जल्दी से समझते रहना। आपने कहा बिल्कुल आएगा, तो क्या होगा कॉज ऑफ फोर्स? तो आप बोलेंगे सर कॉज ऑफ फोर्स होगा बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। सर इसका मोमेंटम बार बार चेंज होगा, तो अगर मोमेंटम चेंज होगा तो इस पर फोर्स लगेगा, जितना इस पर फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स उस पर लगा देगा। अरे बोलो पक्की बात है क्या? तो जब ये पार्टिकल यहां जाके टकराएगा तो टकराने के बाद इस पर एक फोर्स लग जाएगा और इस पर ये फोर्स लग जाएगा तो ये यहां पर वापस एक मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। और क्योंकि सारे कोलिजन इलास्टिक है तो वी से जाएगा, वी से टकराएगा। तो इन वन कोलिजन, इन वन, बेटा बहुत ध्यान समझना, अब यहां पर इन वन कोलिजन चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बेटा? इन वन कोलिजन चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? इन वन कोलिजन चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? आपने कहा सर अगर एक कोलिजन होगा तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू वी का, mv से टकराएगा वापस आएगा, एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज। ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इट इज वेरी लार्ज। ये हमने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपसे नेक्स्ट पॉइंट बोला, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ। आपने कहा क्या? मैंने कहा बेटा एक बात ये बताओ कि अब हमें जो फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है? आपने कहा सर फोर्स होता है dp बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम। समय के साथ लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है, इसको हम बोलते हैं F बराबर dp बाई dt। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब सर अगर मैं इस केस की बात करूं, कंटिन्यूअस कोलिजन की बात करूं, तो मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए dt समय में। क्या बात है, ये बात तो सही है। मतलब मुझे चाहिए क्या सर? dt समय में कितना मोमेंटम में परिवर्तन आया ये निकाल दे, या एवरेज आउट करें तो डेल्टा p इन डेल्टा t टाइम, क्योंकि एवरेज को फोर्स पूछा जाता है हर समय पे, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t टाइम। आपने कहा सर हाँ बात समझ में आती है। तो आपने कहा सर मुझे ये पता है कि एक कोलिजन में मोमेंटम का चेंज कुछ ये होता है इन वन कोलिजन। तो सर अगर मुझे ये पता चल जाए कि dt समय में कितने कोलिजन हुए, मेरी कहानी सेट। तो मुझे ये, क्योंकि कोलिजन सिर्फ और सिर्फ कब होगा? जब फोर्स कब लगेगा, मोमेंटम में चेंज कब होगा? जब कोलिजन हो रहा होगा। तो dt समय में कितना मोमेंटम चेंज हुआ ये बताने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सर एक dt समय में कितने कोलिजन हुए या डेल्टा t समय में कितने कोलिजन हुए। तो नंबर ऑफ कोलिजन अगर मुझे पता चल जाए, इफ वी गेट टू नो द नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा t टाइम और dt टाइम, देन वी आर एबल टू फाइंड द फोर्स। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है कि सर चैलेंज कहां पर बैठा हुआ है, चैलेंज कहां बैठा हुआ है, चैलेंज कहां बैठा हुआ है? कि सर चैलेंज इस बात का है कि मुझे ये निकालना है कि डेल्टा टी समय में कितने फोर्स लगे और क्या कोलिजन होगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो मैंने कहा चलो बेटा, अब हमने कहा फोर्स, बेटा पहले लिखने का तरीका देखिएगा। फोर्स क्योंकि मुझे निकालना था डीपी बाई डी, तो मैंने कहा देखो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन डीपी बाई डी, डीपी बाई डी मतलब dt समय में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी के रेट को तो हम बात करने जा रहे हैं। तो आपने कहा सर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी समय के साथ ही तो बात करनी है। तो अगर हम सोचिएगा ऐसा सोचिएगा, अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, dt की वैल्यू 1 है, तो f बराबर dp होगा। तो एक सेकेंड में जो कोलिजन हो रहे होंगे वही तो बतला रहा होगा। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है। तो मुझे dp बाई dt की वैल्यू चाहिए, मतलब कितने मोमेंटम चेंज होंगे dt टाइम में, वो निकालते हैं और dt से डिवाइड हो जाएगा, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम वन कोलिजन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने हुए? मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि सर अगर मैंने dt को 1 ले लिया तो नंबर ऑफ कोलिजन बता दो कितने होंगे, तो चेंज इन मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। एक और तरीका, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आइए चलिए अब इसके नंबर ऑफ कोलिजन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो अगर मैं आप यहां से पूछता डेल्टा टी दैट इज कॉल्ड एज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, बेटा अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन। तो दो कोलिजन के बीच का समय आपने कहा सर जाएगा, एल ट्रेवल करेगा, एल वापस ट्रेवल करेगा, तो 2l दूरी ट्रेवल करेगा विद वेलोसिटी भी। तो ये हो गया आपका टाइम। तो अगर हम यहां पर बात करते नंबर ऑफ कोलिजन्स, बेटा आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बहुत पहले बिल्कुल जनरल वे में लिखूंगा, नंबर ऑफ कोलिजन इन dt टाइम, या डेल्टा टी टाइम थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में आपको, तो मैं डेल्टा टी लिख देता हूं। डेल्टा टी टाइम कैसे निकालेंगे? अगर दो कोलिजन के बीच का समय पता है, दिस इज यूनिटरी मेथड आई वुड से, और इसको पहले एक बार फील करना ताकि आपके मन में क्लैरिटी रहे। नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा टी टाइम अपन को सोचना, तो मुझे पहले एक बात की क्लैरिटी चाहिए। आपने कहा किस बात की? मैंने कहा देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा यहां से यहां आने में 0.1 सेकेंड का समय लग रहा है, दो कोलिजन के बीच का, मतलब एक कोलिजन से दूसरा कोलिजन होने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है, तो बताओ एक सेकेंड में कितने कोलिजन होंगे? तो आप बोलेंगे सर दो के बीच में 0.1, तो 0.1 0.1 0.1 करेंगे तो 10 कोलिजन आ जाएंगे। क्या बेटा इस बात को लेके आप लोग अलाइंड हो जाते हो कि टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज डेल्टा टी? इसको अगर हमने बोला लेट अस सपोज 0.1 सेकेंड, और अगर मैं बोलूं आपसे नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, या इन 1 सेकेंड पहले ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 सेकेंड, तो कैसे लिखेंगे? आपने बोला 1 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू 10 कोलिजन्स पर सेकेंड। अगर मैं बोल देता कि डेल्टा टी टाइम में कितने होंगे, तो आप बोलते डेल्टा टी अपॉन 0.1, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स आ जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन मतलब कोलिजन पर सेकेंड की अगर आप बात करते हो तो इसको बोलते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड डेल्टा टी, जो भी समय अंतराल है। इसको डेल्टा टी, डेल्टा कैपिटल टी लिखते हैं, और डेल्टा टी है टाइम बिटवीन कोलिजन, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा? 1 अपॉन डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ कोलिजन इन dt टाइम, ऐसे क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी का कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैंने इसको dt लिख दिया है। कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे dt अपॉन ये वाला जो डेल्टा टी है वो, तो नंबर ऑफ कोलिजन dt टाइम में जितने होंगे वो dt अपॉन डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। सिंपल कंडीशन, जैसे मैं एक सेकंड पे यहाँ पे सोच रहा था कि अगर नंबर ऑफ कोलिजन 0.1 सेकंड समय लगता है तो ये 1 अपॉन 0.1 हो जाएगा। तो अगर डेल्टा टी में पूछा गया कितना वो लगेगा, तो आप बोल सकते हैं डेल्टा टी अपॉन 0.1, डेल्टा टी कैपिटल वाला लिख रहा हूं,
राइट। तो दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट वी कैन फाइंड। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा बस हो गया काम खत्म, पिक्चर क्लोज, मौज आ गई। आपने कहा सर फिर क्या नंबर ऑफ कोलिजन डेल्टा टाइम में कितने होंगे? तो आपने कहा नंबर ऑफ कोलिजन्स जो यहां पर हो जाएंगे दैट इज सिंपली डिफाइंड एज डेल्टा टी अपॉन टाइम बिटवीन कोलिजन कितना है? आपने कहा 2l अपॉन वी, तो डेल्टा टी अपॉन 2l बाई वी। तो क्या लिख सकते हैं? v अपॉन 2l इंटू डेल्टा टी। बेटा ये एक परम सत्य है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत जगह यूज आएगा। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड कितने हैं? तो नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा टी टाइम अगर आपसे पूछा जाए, इस डेल्टा टी को थोड़ा सा, इस डेल्टा टी के साथ हम थोड़ा सा अलग अलग बिहेवियर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। टाइम बिटवीन कोलिजन को डेल्टा कैपिटल टी से, यहां पे डेल्टा टी लिखा तो इसको डेल्टा कैपिटल टी लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि ये कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि पीछे वाले से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है मन में। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन टाइम बिटवीन कोलिजन से डिवाइड किया गया। इसको प्रॉपरली लिख लीजिएगा कि ये डेल्टा टी कैपिटल माना है, तो ये डेल्टा टी समय अंतराल है और वो टाइम बिटवीन टू कोलिजन है, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हमने एक तरीका समझाया था, लेकिन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमने यहां पर समझी, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो गए। आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ कोलिजन अगर मैं डेल्टा टी समय में बात करता हूं, इट इज सिंपली डिफाइंड एज n2l by v, it is defined as v by 2l into delta t, and this is very important. This is called as number of collisions, number of collision in delta t time। इस डेल्टा टी समय के नंबर ऑफ कोलिजन, खटाक खटाक खट खटाक खट आंसर। अब आपने कहा सर अब मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं, अब मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं। फोर्स क्या होता है? आपने कहा सर जनरल में बात करोगे तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट, यही तो हो गया। तो आपने कहा चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इन डेल्टा टी टाइम, अगर मैं बात करता तो आपने बोला सर डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी समय में कितना हुआ? तो आपने कहा एक में हुआ 2mv, एक कोलिजन में 2mv और नंबर ऑफ कोलिजन हो गए n। तो डेल्टा टी समय में अगर n कोलिजन हुए हैं तो एक कोलिजन का चेंज 2mv और नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकल के आ गया डेल्टा पी डेल्टा टी। ये क्या हो गया? वन कोलिजन का चेंज, वन कोलिजन चेंज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। तो ऐसे केस में हम वैल्यूज को जो पुट करते हैं यहां पर, वो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर f बराबर हो जाएगा डेल्टा p दैट इज ट्वाइस ऑफ mv इनटू, बेटा n कितना हो गया? आपने कहा v अपॉन 2l इंटू डेल्टा टी, और डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, लगने वाला फोर्स हो जाएगा 2mv स्क्वायर अपॉन 2l, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया mv स्क्वायर बाई l फॉर दिस गिवन सिचुएशन। कि एक पार्टिकल का एवरेज फोर्स कितना लग रहा होगा, वी कैन वेरी इजीली डिटरमाइन। तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू, एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ और दूसरा कि दो कोलिजन के बीच में कितना समय लग रहा है। ये सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने बात की। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहां पर चर्चा कर रहे थे, तो आपने बोला सर यहां पर क्या लगेगा? आपने कहा सर देखो सबसे पहले तो यहां पर नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? इक्की दुक्की तिक्की चौकी पंजी, मतलब यहां पर एक का डायमीटर 2r, इसका भी 2r, इसका भी 2r, इसका भी 2r और इसका भी 2r। तो सर इफेक्टिव लेंथ जो ट्रेवल करनी है वो कितनी हो जाएगी? आपने कहा अच्छा 2r, तो ऐसे सब क्या होगा? n नंबर ऑफ बीट्स दिया गया, आई थिंक सो। नंबर ऑफ n आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है ना, n आइडेंटिकल बॉल्स दी गई। तो अगर आप बात करेंगे ये दूरी l है, तो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगी, क्योंकि देखना बेटा एक यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो हर एक की दूरी यहां पे 2r है। तो जब ये यहां से आके टकराएगा तो इतनी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, पार्टिकल का ट्रैवलिंग यहां से शुरू हो जाएगा। तो मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी है, बेटा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहां बोल रहे हैं, इफेक्टिव ट्रैवलिंग डिस्टेंस। तो अगर इफेक्टिव ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात करेंगे, इफेक्टिव ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज L minus 2nr, इज इक्वल्स टू L minus 2nr। ये हो गया आपकी इफेक्टिव डिस्टेंस, राइट। कोई परेशानी? ये हो गया L minus 2nr। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब ये तो अगर मैं यहां पर पूछता टाइम बिटवीन कोलिजन डेल्टा टी, टाइम बिटवीन कोलिजन, तो आप बोलते हैं सर वेलोसिटी तो कहीं चेंज हो नहीं रही,
v जाएगा टक 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 टक, v टकराता हुआ आएगा, तो सिर्फ इफेक्टिव दूरी l माइनस 2nr होगी। तो एक सपोर्ट पर वापस जाने का जो समय होगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी जाने की और आने की, l माइनस 2nr डिवाइडेड बाई v, दिस इज द डेल्टा टी। और एक कोलिजन से चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे फोर्स दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 1 से 2mv। और नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो n बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर अगर मैं डेल्टा टी समय में बात करता हूं, ये डेल्टा कैपिटल टी लिखिएगा, तो ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा कैपिटल टी, राइट। तो अगर आप यहां पर बोलते हैं कि डेल्टा टी समय में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, आप इससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2l माइनस 2nr, और ऊपर की तरफ चला जाएगा v। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेल्टा p इंटू नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी विल कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? जल्दी से निकालो, जल्दी निकालो। 2mv नंबर ऑफ कोलिजन की वैल्यू यहां से पुट करो, क्या आ जाएगी? डेल्टा टी इंटू वी। ओहो, नीचे क्या आ गया? क्या आ गया? 2 इंटू एल माइनस 2nr, राइट। और ये डेल्टा टी जो था वो यहां आ गया, टक्कम 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 टक्कम, क्या हो गया? mv स्क्वायर अपॉन l माइनस 2nr, दिस इज द फोर्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? mv स्क्वायर अपॉन l माइनस 2nr, द करेक्ट ऑप्शन विल बी द v। दोनों पे फोर्स लगेगा, फोर्स की दिशा किधर की तरफ? सर टकराएगा तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। कितना लगेगा सर? दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। सर ये एक एवरेज आउट फोर्स है, टक 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 टक। सोचना सोचना सोचना। अब आपको ऐसा कई बार फील होगा कि सर पार्टिकल आया, टक चला गया, पार्टिकल आया, तो सर ये तो फोर्स सिर्फ तभी लगेगा जब कोलिजन होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब कोलिजन ऐसे हो रहे हो टक 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 टक, अब सोचो हर इंस्टेंट पे फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि लगभग लगभग हर समय कोलिजन हो ही रहा है। तो जब पार्टिकल बहुत तेज ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कट 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 बहुत तेजी से पार्टिकल चलते हैं, तो बहुत तेजी से कोलिजन होते हैं। तो हम एवरेज आउट कोलिजन की बात कर रहे होते हैं, मतलब टाइम बिटवीन कोलिजन जब बहुत छोटा होता है, ये चीज बहुत छोटी होती है, तो फिर कोलिजन के बीच का समय, जिस समय पर फोर्स नहीं लगा, उसको फिर हम एवरेज आउट में काउंट कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ जाती है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा सर एकदम परफेक्ट हो गया काम। मैंने कहा बस बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो अब आपने पहला केस तो यहां पर देख लिया, मैं दूसरा केस यहां पे और समझा देता हूं, ताकि आपके मन में एक और जेईई एडवांस 2017 का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा और आई थिंक उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन आप सभी को जरूर करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। मैं उसका भी अभी दूंगा क्योंकि वो फ्यूचर का पीवाईक्यू बन सकता है, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर मल्टीपल कोलिजन्स की बात की जाए, केस 2, मल्टीपल पार्टिकल कोलिजन। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनते हैं बेटा। ये ऐसा कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को आपने पकड़ लिया आपका काम सेट है। क्वेश्चन कैसे कैसे सोचिएगा, पहले क्वेश्चन की वो बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सोचिए यहां पर उन्होंने बोला ओलों की बारिश हो रही है, ये क्या है? ओले 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 ओले, तो ओले हैं तो ओले गिर रहे हैं, ओले गिरेंगे तो अब n नंबर ऑफ ओलेस लगातार टकराते हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया? नंबर ऑफ कोलिजन्स अलग अलग पार्टिकल के लगातार हो रहे हैं, तो यहां n नंबर ऑफ पार्टिकल्स टकरा रहे हैं और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, तो उसको समझना पड़ेगा कि वो कैसे टकरा रहे हैं। अब इसमें जैसे एक ये गेम हो गया कि ओले गिरने लग गए, दूसरा ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ये एक पार्टिकल है और यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ये ट्रेवल कर रहे हैं। अब एयर के पार्टिकल का कोलिजन होगा, एयर के मॉलिक्यूल इधर की तरफ आ रहे हैं वी वेलोसिटी से, ये आगे जा रहे हैं यू वेलोसिटी से। अब यहां पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। आपने ऐसे सोचा कि सर यही सेम सिचुएशन थी। सर ध्यान से देखना, यहां से पानी आ रहा था, वाटर। अब ये वाटर जो है इसको बोलते हैं वाटर स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम आके टकरा गई। अब पानी टकराया तो सोचो कई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आके टकरा गए आपके साथ।
अब जब ऐसे कोलिजन्स होते हैं जहां पर कई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके साथ टकरा रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करना होता है चुटकियों में आपको एक बार मैं समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक तौर पे सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट, एक छोटे से गुप्त ज्ञान के साथ शुरू कर रहे हैं, और इस बात को आपको हमेशा के लिए गांठ बांध लेनी है, हमेशा के लिए गांठ। कोई रिलेटिव मोशन हो रहा, कुछ भी हो रहा, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। चलो पहला सिंपल केस से शुरू कर रहा हूं। जैसे एक ये पार्टिकल है, ठीक है ना, आपने कहा सर ठीक है। अब ये इस रीजन में बेटा बहुत ध्यान समझना, क्योंकि छोटी सी बातें हैं, डायग्राम के थ्रू समझनी है आपको। ये पार्टिकल, ये यहां पे अलग अलग बहुत सारे केसेस पॉसिबल बनेंगे, उन सभी केसेस को हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक ए एरिया है, यहां पर हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ओले हो सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं, और मैं एक जनरल कंडीशन की बात करूंगा, और उस जनरल कंडीशन से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और आपको बोला गया कि एयर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी आप मान सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग चीजें दी सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन हमको बोला गया कि ये एयर मॉलिक्यूल, ये वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये आगे की तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी u। ये वेलोसिटी आगे पीछे कुछ भी हो सकती है। अब आपने बोला कि सर जब ये मॉलिक्यूल टकराएंगे, यहां पर एक मॉलिक्यूल का मास दिया गया है, और यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज दे दी गई जिसको बोलते हैं एन। एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि ये v इधर की तरफ और ये u आगे की तरफ होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो अब क्या होने जा रहा है, जरा इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। तो आपने कहा सर यहां पर कई सारे पार्टिकल्स टकराएंगे, क्या फोर्स लगेगा इस सरफेस पर, इस एरिया पे, जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। तो आपने कहा सर फोर्स का तो मुझे ये पता है कि F बराबर होता है dp बाई dt। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और यहां पर एक स्टेटमेंट आपको बोल दिया गया कि एज्यूम ऑल कोलिजन टू बी, एज्यूम ऑल कोलिजन टू बी इलास्टिक। मान लीजिए कि सारे कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है। आपने कहा सर बहुत। तो सबसे पहले फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले फोर्स के बारे में एक छोटा सा पॉइंट यहां लिखने जा रहा हूं। फोर्स कैसा होता है, आपने कहा फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। बेटा ये बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं आपको लिखवाता हूं, यहां लिखते हैं, इनको बहुत अच्छे समझना है। जो फोर्स होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। तो आपने कहा कि सर यहां दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर होगा कि मैं एक इसके ऊपर बैठ जाऊं, ताकि मैं क्वेश्चन को इजीली एनालाइज कर लूंगा। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू इस पर बैठूंगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी u प्लस v, क्योंकि इसको स्पीड उल्टा करके देना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू वॉल, अगर दीवार को बोल रहे हैं या बिगर मास, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल। तो इसकी वेलोसिटी आपको माइनस करके ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं इसके फ्रेम में बात करता तो u ऐड हो जाता। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इट इज सिंपली इक्वल टू v प्लस u, क्योंकि अपोजिट होकर ऐड हो जाएगी। आपने कहा यस सर। मैंने कहा यार सबसे पहले अगर मैं देखूं तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो आपने कहा बेटा डेल्टा p पर कोलिजन, एक मॉलिक्यूल टकराएगा, एक मॉलिक्यूल टकराएगा तो कितना मोमेंटम चेंज होगा। तो आपने कहा सर देखो अगर एक मॉलिक्यूल टकराएगा और टकरा के वापस आएगा तो ये v प्लस यू से टकराएगा और v प्लस यू से वापस हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करता हूं, अगर आप चाहेंगे तो आप कोलिजन का वो कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि टकराने के बाद वेलोसिटी माइनस का v टाइम्स
इंटू 1 प्लस ई टाइम्स ऑफ यू हो जाता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हैवी पार्टिकल से टकराते हैं तो आप उसके फ्रेम में ना जाके भी आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई चैलेंजिंग विषय नहीं, दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है ना। तो अगर आप वैसे भी कर, इससे थोड़ा इजी रहता है इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं। तो 2m इंटू v प्लस यू, तो आपने कहा एक मोमेंटम में कोलिजन होगा 2m इंटू वी प्लस यू, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मुझे ये निकालना है कि डेल्टा टी में कितने कोलिजन हुए होंगे ताकि मेरा काम हो जाए। तो आपने कहा सर dt समय में नंबर ऑफ कोलिजन, अब कैसे निकालें। अब आपने कहा सर यहां पर तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल होंगे, मैंने कहा पहले यही समझते हैं। तो dt समय में कितने मॉलिक्यूल टकराए होंगे, पहले इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से समझ लेना। आपने कहा ये सर समझते हैं, चलो। तो मैंने कहा देखो बेटा, अगर मैं dt समय में बात करता तो इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर dt समय बात करें तो कुछ मॉलिक्यूल इधर से आए होंगे और कुछ मॉलिक्यूल इधर से गए होंगे, ठीक है ना। तो सारे मॉलिक्यूल इधर की तरफ v वेलोसिटी से टकराए चल रहे हैं। तो आपने कहा सर इधर के मॉलिक्यूल्स और ये आगे आया होगा u से, और इधर के मॉलिक्यूल चले होंगे v dt, और ये आपस में टकरा गए होंगे। तो मैं अगर आपसे पूछता कि कितने समय अंतराल में कितना कोलिजन होगा, ये कैसे सोचा जाए, तो चलो और जरा सोचने का तरीका तुमको सिखाता हूं यहाँ पे, है ना। आओ। अब मैंने कहा चलो मैं तुमको इसको दिखाता हूं थोड़ा सा सोच के कि कैसे आप करेंगे। ये सब मैंने पहले लिखा हुआ है। तो अब नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने, क्योंकि ये देखो एक बार इन सब चीजों की फीलिंग आ गई ना, तो फिर ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं, है ना। इस और क्योंकि इस पे बहुत घुमाया जा रहा है, आजकल का नया फॉर्मेट है, क्योंकि जेई भी इस फॉर्मेट में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, और बाकी बहुत सारे एग्जाम से भी आ रहा है। तो बेटा ये यू से आए और यहां पर इससे सभी के सभी मॉलिक्यूल वी वेलोसिटी से चल रहे थे, ठीक है ना। अब समझना कितने मॉलिक्यूल, कितने वॉल्यूम के मॉलिक्यूल टकराए होंगे, ये समझने की बात है। तो आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां पर सोचूं, तो मैं अगर इसकी बात करता तो मैं सोचना बेटा, मान लीजिए कि यहां के अगर ये नहीं चल रहा होता तो dt समय में dt समय में बेटा जितने ये मॉलिक्यूल्स होते, ये मॉलिक्यूल जितने इसके पहले मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहां पर ये सब मॉलिक्यूल अपने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल। तो जितने इस एरिया में मॉलिक्यूल होंगे, सोचना 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 सोचना, बस इतना सोच लेना, बस एक बार में काम करता हूं। तो ये v वेलोसिटी से चले तो dt समय में ये दूरी कितनी ट्रेवल करेंगे, v dt, यही तो है। ये कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे बेटा, v dt, करेक्ट है बात। तो जो मॉलिक्यूल इस सरफेस पर होगा वो इस सरफेस से पहुंच जाएगा इन dt टाइम, क्लियर है पॉइंट। तो मतलब dt समय में इतने मॉलिक्यूल जो इस सरफेस के बीच में रहे होंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इस वाली सरफेस से, अगर मैं इस सरफेस को सोचूं तो इससे टकरा गए होंगे। क्या मैंने सही सोचा या गलत सोचा? क्या मैंने सही सोचा कि ये वाली सरफेस v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही थी तो dt समय में ये dt आगे बढ़ गई होगी। तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल इस सरफेस पे होंगे वो सब इस वाली सरफेस से टकराए होंगे। इज इट क्लियर? एकदम क्लियरली समझ में आती है बात। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं सोचने की बात, अगर मैं समझने का सोचूं तो बेटा dt समय में कुछ मॉलिक्यूल इधर से आगे आ गए होंगे, जो मॉलिक्यूल आ रहे थे, और ये भी तो कुछ आगे बढ़ गई होगी। या इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं देखता तो बोलता इनके पास वेलोसिटी v प्लस यू है। तो बेसिकली कितने एरिया के, कितने लेंथ के, तो आपने कहा सर जो यहां से दूरी, सोचिएगा सोचिएगा बेटा सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनकी दूरी dt समय में जो यहां पर होंगे, और ये वाला v प्लस यू से चल रहा होगा, और dt समय में ये दूरी उसने ट्रेवल करी होगी v प्लस यू इंटू dt। तो सर इसके बीच के जितने भी मॉलिक्यूल्स रहे होंगे वो सारे मॉलिक्यूल इस दीवार से टकरा गए, क्योंकि इधर वाली लेयर dt समय में यहां पहुंच जाएगी तो बीच के सारे मॉलिक्यूल टकरा गए होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस वॉल्यूम, जितने भी होंगे इस वॉल्यूम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस वॉल्यूम जो भी होंगे वो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n बराबर v प्लस यू इंटू डी टी। ये समय हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसकी लंबाई इसके एरिया से, तो एरिया। तो आपने कहा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराए होंगे, और एक मॉलिक्यूल के टकराने से कितना मोमेंटम का परिवर्तन होता है ये भी हमने देख लिया। ओए होए ओए होए, तो अगर हम यहां पर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कितना हो गया? आपने कहा डेल्टा पी ऑफ वन कोलिजन
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, यही तो हमको करना है, राइट। dt समय में जो हुए अपॉन dt, जो टाइम आया, तो आपने कहा चेंज मोमेंटम हो गया 2m इंटू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो गए, आपने कहा सर नंबर ऑफ कोलिजन्स हो गए v प्लस यू इंटू डी टी इंटू ए अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, इट्स कम्स आउट टू बी 2m इंटू यू वी प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू एरिया। m यहां पर एक मॉलिक्यूल का मास है, याद रखिएगा, m यहां पर एक मॉलिक्यूल का मास है, ये याद रखिएगा। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इस एरिया में होंगे, तो v प्लस यू इंटू डी टी इंटू मल्टीप्लाइड बाई n, सॉरी, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल एन यहां जरूर करते हैं, ये मेरी गलती थी, मैंने यहां पे कैपिटल एन नहीं किया। स्मॉल एन वाज गिवन एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इस छोटे वॉल्यूम में बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप बोलेंगे v प्लस यू इंटू डी टी इंटू एन, एन मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया था, तो उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक छोटा सा पार्ट यहाँ रह गया था। तो 2m इंटू वी प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू एन, तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। तो यहां पर जो फोर्स लग जाएगा, फोर्स ऑफ कोलिजन 2 टाइम्स m इंटू एन इंटू वी प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू एरिया, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। m इंटू एन अगर आप देखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको डेंसिटी भी लिख सकते हैं। तो अगर आप m, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट कैन बी डिफाइंड एज f बराबर 2 रो a v प्लस यू का होल स्क्वायर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए हर जगह वैलिड है। अगर आप पानी का वाटर स्ट्रीम की बात करेंगे तब भी ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, एंड एवरीवेयर दिस इज वैलिड, एवरीवेयर दिस इज वैलिड। तो याद रखिएगा, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये कहानी हो जाएगी। अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो f बराबर हम लिख देंगे रो a, क्योंकि वहां पर 2mv नहीं होगा तो v प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली बेटा इन द इफ कोलिजन इज इनइलास्टिक, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट पॉइंट यहां पर हमारे पास निकल के आ चुका है। सेकंड पॉइंट अगर मैं यहां पर एक बार जल्दी से बोलूं कि अगर ये पार्टिकल पीछे की तरफ यू से जा रहा होता और यहां पर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इसकी तरफ वी से आते, ये वी से आते, तो आप बोलते सर यहां पर रिलेटिव स्पीड v माइनस यू हो जाती, तो यहां पर v रिलेटिव होता v माइनस यू। तो इन दिस केस जो फोर्स लगता उसको हम बोलते ट्वाइस ऑफ m इंटू एन, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू एरिया। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता तो m इंटू एन इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू एरिया। तो बेटा ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखनी है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। m इंटू एन को आप चाहें तो इसको डेंसिटी भी लिखा जा सकता है, इसको डेंसिटी भी लिखा जा सकता है, एंड दिस इज वन वे सॉल्यूशन ऑफ ऑल। एक बार में सारी कहानी खत्म। आप डेंसिटी लिख दीजिए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दे दीजिए, आपके लिए एक फॉर्मूला, सारी कहानी खत्म, कोई चैलेंज नहीं, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। बोला गया बॉडी ऑफ मास 10 kg at explode into two fragments of mass 3 kg and 7 kg. If total kinetic energy of two pieces after explosion is 1680 joule, the magnitude of their relative velocity in meter per second after explosion is. अब बेटा मैंने आपको बताया था कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी का लिखना, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे आउट। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में, अगर किसी भी तरीके से आपने वेरिएबल मास सिस्टम को नहीं पढ़ा है, बिकॉज दिस मेक्स वेरी इजी। अब यहां पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की बात की है तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको एक बेसिक चीज पता है कि 10 kg का मास किस पे था, रेस्ट पे था। अब ये क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन सॉल्यूशन में करना है ना, सिंगल लाइन में करना है तो अपने को कैसे सोचना पड़ेगा, 10 kg का है सर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, आपने कहा सर ये 0 रहेगा, और सब जब ये एक्सप्लोड भी करेगा तो सर इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन क्यों होता है, एक्सप्लोजन क्यों होता है, अरे एक्सप्लोजन क्यों होता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण। और अगर फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सप्लोजन होता है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई साहब इसमें कोई टेंशन का विषय नहीं है, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा, आपने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। और मैंने आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लिखने का इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम सबसे बेहतर तरीका है हाफ m1 प्लस m2
इंटू वी सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। और यहां पर म्यू को हम बोलते हैं बेटा रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं बच्चा? रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूस्ड मास। म्यू इज कॉल्ड एज द रिड्यूस्ड मास। अगर म्यू रिड्यूस्ड मास है तो म्यू की वैल्यू हो जाती है m1 m2 upon m1 plus m2, and for in this case we can very simply say it is 3 and 7, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7 बटे 10, तो दैट इज इक्वल टू 2.1। तो यहां से म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.1। आपने कहा बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे को गिवन है, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं 1680 इट इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 2.1 इंटू वी रिलेटिव का होल। और हमको चाहिए भी वी रिलेटिव, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला सिंगल लाइन हो गया। तो 1680 से यहां पे डिवाइड करेंगे तो 1680 इंटू 2 अपॉन 2.1 का अंडर रूट, दिस इज वी रिलेटिव। अब अपने को आप इसका आंसर निकाल लीजिए 1680 गुणे 2 बटे 2.1। आई थिंक वेरी इजीली कैलकुलेट हो जाना चाहिए। 4 चौको 16, 2.1, तो आई थिंक ये 1600 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 1600। इट इज इक्वल टू वी रिलेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड दिखाई पड़ रहा है। जो 1680 बटे 2.1, दिस बिकम्स 21 से डिवाइड करोगे तो 2.1 ये आ जाएगा 80 टाइम्स, 8 दूनी 16 करेंगे तो 1600 वापस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी आओ उस कर को दिखाओ जरा इसको। हा हा हा, क्या बात है। बोला गया बॉल ऑफ मास m1। देखो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यार, एनएसईपी फोड़ना एकदम आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। The ball of mass m1 travels horizontally along x-axis in the positive direction with initial speed of v0. It collides with another ball of mass m2 that is originally at rest. After the collision, the ball of mass m1 has the velocity of v1x plus v1y j cap, and the ball of m2 has the velocity of v2x I cap plus v2y j cap. Identify the correct relationships. Correct relationship आपको identify करनी है, आपको यहाँ बतानी है। सोचो क्या बोला गया? बॉल ऑफ मास m travels horizontally along the x-axis in the positive direction with the initial speed of v0. It collides with another ball m2 and originally जो original rest पे थी. The ball of mass m1 has the velocity this one, the ball of m2 has the velocity this one. क्या रिलेशनशिप रहेगा ये आपसे पूछा गया है। क्या ये चल रही है v0 से, किसी एक से टकराई, कैसे टकराई, कहां टकराई नहीं पता, टकरा गई, लेकिन इसकी वेलोसिटी थी 0। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी के बीच में कुछ कहानियां समझनी है, लेकिन इसका मास दिया गया है m1 और दूसरे का दिया गया है m2, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, और इसकी आफ्टर कोलिजन अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी दे दी गई है कुछ v1x i कैप प्लस v1y j कैप। ये हो गया m1 की कहानी और ये हो गई यहाँ m2 की। कहां पर होगी नहीं पता, सिमिलरली मैंने इसकी भी लिख दिया, m2 की कहानी लिख दी है v2x i कैप प्लस v2y j कैप। अब इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन का मोमेंटम 0, तो आप बोलेंगे सर बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा क्या हो जाएगा सर? वाई डायरेक्शन का मोमेंटम इन वाई कैसा है? इनिशियली 0, तो सर फाइनल भी 0। तो सर फाइनल 0 मतलब वाई डायरेक्शन का नेट कंपोनेंट 0 होना चाहिए, मतलब m1 v1y प्लस m2 v2y इट शुड बी इक्वल टू 0। आपने कहा सर बिल्कुल सही, तो कोई आंसर मैच कर रहा है? आपने कहा सर सी वाला मैच कर रहा है। सर x डायरेक्शन का मोमेंटम, आपने कहा सर x डायरेक्शन का मोमेंटम px इनिशियल बराबर px फाइनल। x का तो इनिशियल कितना था? m1 इंटू v0, इट शुड बी इक्वल टू m1 इंटू v1x प्लस m2 इंटू v2x। सोचो m1 इंटू v0 प्लस m1 इंटू v1x प्लस m2 इंटू v2x। सोचो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जेईई मेंस लेवल, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी नहीं हर बार आते हैं। एनएसईपी की जंग वो बच्चा नहीं जीतता जो बहुत टैलेंटेड होता है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, मैंने बहुत टैलेंटेड बच्चों को एनएसईपी की जंग हारते हुए देखा है। एनएसईपी की जंग वो बच्चा जीतता है जो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करता है।
जिसने बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन लगा डाले हैं, ये पाथफाइंडर ले लो, ये आईएनपीएचओ, ये आईपीएचओ के क्वेश्चन सब लगा डाले हैं, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक क्वेश्चन पर समय देना एक औपचारिकता हो जाती है, मतलब उसकी नेसेसिटी हो जाती है। मतलब उसने, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन लगाते हो तो आपको क्विक करने की आदत कम हो जाती है, आपकी थोड़ी सी आदत होती है सोचने की, क्या क्या एस्पेक्ट हैं, क्या क्या चीजें। और वो देखो, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पहले मेरी बात को समझना कि क्या है, हर एक चीज बहुत अच्छी है। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, आसान भी लगाने चाहिए, डिफिकल्ट का घाटा फायदा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज समझो, क्या होता है कि जब आप एक तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तरफ करने लग जाते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, तो क्या होता है कि आसान क्वेश्चन के प्रति आपके सिली मिस्टेक, आपकी अप्रोचेस गड़बड़ा जाती हैं। मतलब आप किसी बहुत आसान क्वेश्चन में भी ओवर थिंकिंग करके उसको डिफिकल्ट बना देते हो, और चूंकि आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच कर लिया, तो आपके दिमाग में वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स, जैसे मैंने आपको बी रिलेटिव की बात की, वो कम हो जाते हैं। वो छोटी छोटी बातें जहां से क्वेश्चन एक्सिलरेट होता है, जहां पे हमारा अगर मैं बात करूं कोई सॉल्यूशन, कोई कैलकुलेशन एक्सिलरेट होती है, वो आप छोड़ने लग जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हमारे पास खूब समय होगा तो हम काम कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको 2 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, और कट ऑफ्स बहुत हैवी चले जाते हैं, कभी कभी 120, 130, 140 ऐसे ऐसे चले जाते हैं। तो मतलब 216 में से आपको 150 नंबर के करस्पॉन्डिंग सोचना पड़ेगा, 160 नंबर के करस्पॉन्डिंग सोचना पड़ेगा 216 में से। अब सोचो बेटा, आप 216 में 150 नंबर का सोच रहे हो, ये कम नहीं है। 70 से 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जिनका आंसर आपके पास आए। 70 से 80% मतलब हो जाता है कि आप सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस की बात करते हैं, तो अगर आपने मल्टीपल चॉइस भी 70% तक करी है, सिंगल चॉइस भी 70% तक करी है, मतलब आपको 48 क्वेश्चन, जो 48 क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आपको लगभग लगभग 35 से 40 के बीच क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सही। और मल्टीपल चॉइस के अंदर भी आपको जो 12 क्वेश्चन का सिनेरियो होता है, उसमें भी 7 क्वेश्चन तक सही करने पड़ेंगे। तो 12 में से 7 या 8 सही करो, 48 में से 35 से 40 के बीच का एक कोई क्राइटेरिया रखिए कि जो इतने तो सही करने ही करने, 37-38 क्वेश्चन, तब जाके आपका एक अच्छा रिजल्ट बनता है। तो एनएसईपी का रिजल्ट बनाना, एनएसईपी के रिजल्ट का क्राइटेरिया आपको ऐसा रखना चाहिए कि 48 क्वेश्चन में से मुझे 35 से 40 सिंगल चॉइस करने हैं, एससीक्यू करने हैं। मतलब ये है, आप कई लोग एमसीक्यू को प्रायोरिटी देते हैं, जैसा मैंने लास्ट में बताया भी था आपको। और आपको 12 एमसीक्यूज के अंदर, 12 एमसीक्यू के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए 7 से 8 एमसीक्यू सॉल्व करें। तो अगर आप 40 करते हो तो हायर साइड पर 120 मार्क्स, और यहां पर 8 छंग 48, 48 मार्क्स, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 168 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप हायर साइड पे जाते हो, अगर आप लोअर साइड पे जाते हो तो 8 सत्ते 56 और 35 105, 105, तो ये 11 और 1 6, 161 मार्क्स। आई कुछ गलत कर दिया? 7 छंग 42, सॉरी ये 42 होगा, मैं 56 कहां से कर रहा हूँ, ये 42 होगा, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, तो ये होगा 5 2 7, 147 मार्क्स, यस 20 मार्क्स का गैप आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो 147 मार्क्स, 21 मार्क्स का गैप आ जाएगा। तो अब आप यहां से इनके बीच में आपको डोलना है, ये आपको एक हैप्पी स्कोर बोल सकते हैं कि चलो आपका हैप्पी स्कोर हो जाएगा। ये आपके टारगेट्स हैं। तो 48 में से 35 से 40 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, इसके बीच में कोई क्राइटेरिया आपका सेट हो जाता है, ये वेल एंड गुड होगा। आपके एमसीक्यू में 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही होते हैं, सोचिए सिर्फ 4 या 5 गलत होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, वो भी छोड़ने चाहिए, गलत हो गए तो माइनस मार्किंग और आएगा
है ना, तो और कम होगा स्कोर। तो इसके लिए ध्यान देना है कि एनएसईपी इज ऑल अबाउट एक्यूरेसीज, एनएसईपी इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो एनएसईपी का एग्जाम एक स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जाम होता है, इसलिए इसको निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चंस तो आसान आते हैं, है ना। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। पास अ बॉल ऑफ मास m hits directly another ball of mass capital M and it is brought to rest by the impact, 1/3 of the kinetic energy of the ball is lost due to collision। पूछा गया है कितना होगा इम्पैक्ट की बात, कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम किसकी बात करेंगे बेटा, ई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ई होता क्या है, क्या सबसे पहले बताएंगे। ई बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। याद रखिएगा इसके आगे एक टर्म मैंने लिखवाया भी था पहले भी, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर एक बड़ी अच्छी सी बात बोल दी गई है, वो क्या है जरा पढ़ो और बताओ क्या होता है। सबसे अच्छी बात, डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। डायरेक्टली इंपैक्ट मतलब हम हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो कहानी कैसी है, आपने कहा सर ये पार्टिकल आया एम का, एक कैपिटल एम मास था, ये रुका हुआ था, ये वी वेलोसिटी से आया, टकराया, ये रुक गया और m वाला जो मास है वो चला गया, किसी वेलोसिटी u से मान लेते हैं चला गया, ठीक है ना। तो अब यहां पर पूछा गया है कि क्या होगा e, तो e की वैल्यू क्या होने वाली है, आपने कहा e की वैल्यू होगी सर v अपॉन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा u माइनस 0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v माइनस 0। तो बेसिकली हमें u बाई v की वैल्यू चाहिए। अब अगर मुझे u बाई v की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मुझे बताया क्या गया है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका है और ये रेस्ट पर आ चुका है। तो आपने कहा सर देखो मेरे पास सोचने के तरीके दो हैं, पहला इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो अगर इनिशियल फाइनल मोमेंटम बराबर होगा तो m इंटू वी इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू यू। तो अगर मैं u बाई वी सोच रहा हूं तो u बाई वी इज नथिंग बट स्मॉल m बाई कैपिटल M। क्योंकि मेरे को आंसर देखते हुए समझ में आ रहा है कि ये इंटीजर टाइप आना है, तो इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस, क्योंकि एक ही पार्टिकल मोशन में है तो इसको देखना बड़ा आसान है। सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv स्क्वायर, सर फाइनल हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। मैंने कहा देखो यार अगर हम बात करें तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी इसके टर्म्स में कितनी है, आपने कहा सर इसकी 1/, क्योंकि यही तो फाइनल है सर, 1/3 लॉस हो गया तो बचा कितना 2/3। तो अगर हम देखें तो मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 2/3 जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने कहा देखो अगर मैं, क्योंकि मैं फाइनल, क्योंकि m और v मुझे आंसर ना m में चाहिए ना v में चाहिए, तो मुझे कॉमन वैल्यूज हटानी पड़ेगी, मतलब m और v में इक्वेशन एक मिलानी पड़ेगी ताकि सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाए। तो मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1/2 p इनिशियल मोमेंटम क्योंकि बराबर होगा अपॉन इसका मास है। लिखने का तरीका इसको लिख सकते हैं p फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m, 2 कैपिटल। आपने कहा इससे फायदा क्या, मैंने कहा इससे फायदा है कि p इनिशियल और p फाइनल बराबर है, तो मुझे दिखाई पड़ेगा कि ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो 2/3 p इनिशियल का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m इट शुड बी इक्वल टू p फाइनल का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M, ठीक है ना। तो आपने कहा सर p इनिशियल p फाइनल आपस में बराबर है, तो यहां से कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 या स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो करेक्ट आंसर जो निकल के आ जाएगा दैट विल बी 2/3, सिंगल लाइन सॉल्यूशन खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं और फंस जाते हैं। ब्यूटी ऑफ कोलिजन यही है कि आप पहले अप्रोच को समझो, चीजों को देखो कैसे हो रही है, तभी एग्जैक्ट आइडिया आपको लगेगा, तभी कहानी एकदम सेट बैठेगी, अदरवाइज आपकी कहानी सेट नहीं बैठ पाएगी। ये याद रखना भैया, चैलेंजिंग विषय बन जाता है काफी ज्यादा। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई परेशानी का विषय तो नहीं किसी तरीके का? आगे बढ़ जाएं। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस गिवन दिस एंड दिस पार्टिकल मूव्स विद एक्शन दिस एंड दिस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल मूव्स अलोंग। सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग मूव कर रहा होगा? सबसे पहली चीज होती है, अब आपसे सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा गया है, पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ मूव कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट के दो तरीके, पहली चीज आपने एक्सीलरेशन को देखा, तो आपने कहा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इक्वल है तो m इंटू ए प्लस m इंटू ए बी अपॉन m प्लस m मतलब 2m। तो बेसिकली एवरेज हो जाएगा ए
प्लस ए बी बटे 2 कितना आएगा बेटा? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो -4 -2 कितना हो गया? माइनस का 6 आई कैप माइनस जे प्लस, तो प्लस का 2 जे कैप, ठीक है ना, अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आई कैप प्लस का 1 जे कैप। दिस इज द एक्सेलरेशन। सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करोगे तो 2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस इन दोनों को जोड़ के एवरेज आउट ही तो करना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 2 और 1 क्या हो गया? आपने कहा 1 आई कैप, जे और ये कितना हो गया? आपने कहा प्लस का 3 जे कैप डिवाइड बाई 2, तो 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। अगर देखा जाए तो एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली गलती क्या करते हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूं तो ये 0 आ जाएगा, माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2 0। तो सर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और ये, तो सर्कुलर मोशन होना चाहिए। कई बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं और ये यहां पर मामला गलत हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है पहले समझिएगा। जैसे ही आपने घूरा कि एक्सीलरेशन का नेचर कैसा है, आपने कहा सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट। बेटा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी दैट एग्जिस्ट। वो पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो मोशन स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री होता है तो स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा कोई भी एंगल होता है तो पैराबोला होता है। अगर परपेंडिकुलर भी है, फॉर एग्जांपल आपने इस हिल से फेंका, ये पार्टिकल यू स्पीड थी जी नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, मोशन थोड़ा सर्कुलर हो जाएगा। सर्कुलर मोशन होने के लिए पार्टिकल का एक्सीलरेशन हर पल बदलना चाहिए। जब वेलोसिटी इधर होगी तब भी परपेंडिकुलर, ये जैसे ही थोड़ा आगे हो जाएगा एक्सीलरेशन तो हमेशा, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट डायरेक्शन का है तो उसकी डायरेक्शन कभी बदल ही नहीं रही है, तो सर्कुलर मोशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन हमेशा बदलना चाहिए, दिशा हर पल बदलती रहती है। इसलिए कभी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को परपेंडिकुलर देख के मोशन को सर्कुलर मोशन बोल देना पाप होता है, याद रखना। तो मोशन विल बी पैराबोला। इज इट क्लियर नाउ? पक्की बात है। नेक्स्ट पर आ जाओ। बोला गया टू बॉल्स ए एंड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन कोलाइड्स, द मास ऑफ बी इज p टाइम्स दैट ऑफ a, बिफोर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ a was q टाइम्स दैट ऑफ b, आफ्टर द कोलिजन a comes to rest, if e be the coefficient of restriction then which of the following conclusion is are correct? कौन से कंक्लूजन करेक्ट है ये आपसे पूछे गए हैं। Two balls A and B moving in the same direction collide, the mass of B is p times that of A. Before the collision, velocity of A was q times that of B. After the collision, A comes to rest. If E the coefficient of restriction, which of the following conclusion is are correct? पूछा गया। अब सोचिए कितना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे इतना बवाल कौन करता है? एनएससीपी वाले मास से। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जेई पूछ सकता है। बॉल ए और बी सेम डायरेक्शन चल रहा है, मास ऑफ बी इज पी, दैट ऑफ पी टाइम्स दैट ऑफ ए। तो अगर मैंने इसको एम बोला तो इसको हम पी टाइम्स ऑफ पी एम बोल देते हैं, ठीक है। इसको ए बोला गया है बिफोर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ ए, ये ए है और ये बी है, इज क्यू टाइम्स दैट ऑफ बी। तो इसके पास क्यू वी लिख देते हैं, इसके पास वी लिख देते हैं। आफ्टर द कोलिजन ए कम्स टू रेस्ट, कोलिजन के बाद क्या हो गया? ये रेस्ट पर आ गया, ए को रोक देते हैं, v बराबर 0। If E be the coefficient of restriction, then which of the following conclusion is are correct? तो पहले E की वैल्यू को समझते हैं। हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है ना। तो पहले मैं अगर बात करूं तो B की V फाइनल निकालने की कोशिश में लग जाता हूं। अगर मैं B की V फाइनल निकालता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो P इनिशियल हो गया m इंटू क्यू टाइम्स ऑफ V प्लस पी एम इंटू वी, और फाइनल किसके, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? फाइनल। फाइनल इसका V का तो 0 हो गया, तो ये तो 0 प्लस इसका मास है pm इंटू वी फाइनल जो भी होगा। आपने कहा सर बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां पर हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया, तो बेटा m m m ये तीनों के m कैंसिल हो गए। यहां पर क्या हो गया? q इंटू वी प्लस p इंटू वी, इट शुड बी इक्वल टू p इंटू वी फाइनल। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई q
प्लस पी अपॉन पी इंटू वी। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल कर आ गई बाई मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाया हमने बेटा यहाँ पे? बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर ई की वैल्यू क्या होती है? आपने कहा सर ई की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही तो लिखते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? आपने कहा सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहां पर हो जाएगा दैट इज q प्लस पी अपॉन पी इंटू वी टाइम्स माइनस जीरो अपॉन ये क्या हो जाएगा? क्यू वी माइनस वी। तो यहां पर अपने पास ये वैल्यूज निकल के v से v कैंसिल हो जाएगा तो p नीचे आ जाएगा, तो इट इज q प्लस पी टाइम्स ऑफ p इंटू क्यू माइनस वन। तो ई आंसर अपने पास पहला वाला आ जाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी वाली बात, कोई शंका वाली बात? जल्दी से देखिए बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। किसी के मन में कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। इट शुड बी कंप्लीटली क्लियर। हाँ तो बेटा ये दो क्वेश्चन तो हमारे हो गए, राइट? अब पहला पार्ट, अब इसके बाकी दो पार्ट्स और भी हैं, क्योंकि उन्होंने बोला इज आर करेक्ट, तुमको देखना है, तो हमें इनके दो फर्दर ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि क्या ये सही है या नहीं है। तो ई की वैल्यू तुम्हारी आ गई, लेकिन अब पी की इंक्रीमेंटल वैल्यूज के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसके बारे में सोचें और क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो मैंने कहा देखो भैया सिंपल गणित की इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई थिंक आपके पास बहुत आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। जैसा कि हमने निकाल लिया कि ई की वैल्यू किसके बराबर है? पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू माइनस पी, है ना? तो पी क्यू माइनस पी के बराबर। और ई की कंडीशन क्या होती है बेटा? ई ग्रेटर देन जीरो और ई लेस देन वन, यही तो रहती है। सिंपल कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए आप, ई लेस देन वन रहेगा तो ये वैल्यू लेस देन वन कर दीजिए, तो p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। अब बेटा मैथ की बातें हैं, इसको जल्दी जल्दी कर लो। पी क्यू, तो p प्लस क्यू शुड बी लेस देन पी क्यू माइनस पी, ये p उधर चला जाएगा तो q शुड बी लेस देन इक्वल टू पी क्यू माइनस टू पी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो p कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा q माइनस टू, तो p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू q अपॉन q माइनस टू, राइट? ऐसे आप अगर करेंगे तो इट कैन इजीली बी वेरी सिंपली सॉल्व कि p बड़ा होना चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल। सिमिलरली आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, e की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन वैल्यू पुट करनी है, मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, जल्दी से आंसर को फाइंड करना है, ठीक है ना? तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बोला गया बॉल ए ऑफ मास 1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स टेंजेंशियली अनदर बॉल बी इनिशियली एट रेस्ट। द बॉल A then moves at right angle to its initial direction at a speed of 4 meter per second. If the collision is elastic, the mass m in kg of the ball B and its momentum after collision कितना होगा respectively are approximately। कितना होगा ये पूछा गया है। तो बॉल A of mass 1 kg moving at a speed of 5 meter per second strikes tangentially another ball B initially at rest. A ball A then moves at right angles to the initial direction at the speed of 4 meter per second. If the collision is elastic, the mass in kg of the ball B and its momentum after collision respectively are क्या होगा? ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ा। बोला कि एक बॉल है जो मास 1 kg है, मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। It strikes tangentially another ball B initially at rest. A ball A then moves at right angle to its initial direction at speed of 4 मीटर पर सेकेंड। किसी एक बॉल से ही जाके टकराती है, टेंजेंशियली टकरा जाती है जाके, जिसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरी बॉडी जो है, आपने कहा सर कैसे गई टकराने, आइए चलो समझते फटाफट। ये पार्टिकल ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये आगे की तरफ जा रहा था। बॉल ए देन मूव्स एट राइट एंगल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। द बॉल ए देन मूव्स एट राइट एंगल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, यहां पर एक पार्टिकल से टकराया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसकी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड होगी, ये आपको बता दिया गया ए बॉल की, ठीक है ना? If the collision is elastic, the mass in kg of ball B and its momentum after collision in kg मीटर पर सेकंड कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो पहली चीज, ये बॉल जैसे भी कुछ भी कोलिजन होगा, इसके पास कुछ आगे की वेलोसिटी होगी और कुछ नीचे की होगी। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था,
आपने कहा सर बिल्कुल था। तो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं इसकी मास m बोलता हूं, ये कैपिटल M बोल देता हूं, ये स्मॉल m हो गया, ये कैपिटल M हो गया। तो हम क्या बोलेंगे सर, देखो अगर हम यहां पर बात करें तो आई कैन वेरी सिंपली से कि भैया यहां पर ध्यान से देखना m की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल, आपने कहा बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मैं x डायरेक्शन में कंजर्व करता हूं, तो इन x डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, m इंटू 5 इट शुड बी इक्वल टू m कैपिटल M इंटू वी एक्स। तो यहां से अगर हम वी एक्स की बात करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा m अपॉन कैपिटल M और इंटू 5। तो मुझे पता है कि सर इसकी वैल्यू हो जाएगी m अपॉन कैपिटल M इंटू 5। ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम हो गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात। कोलिजन इलास्टिक है, ये आपको दिया गया, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। सर y कितना होगा, मैंने कहा वी वाई ऊपर नीचे सेम होगा, तो m इंटू 4 इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी वाई, बराबर होना चाहिए इन y डायरेक्शन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और सेकंड एस्पेक्ट क्या होगा सर, एनर्जी कंजर्वेशन। तो सर यहां पर एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इनिशियल एनर्जी थी हाफ m इंटू 5 का स्क्वायर, सर इसके पास एनर्जी है 1/2 m इंटू 4 का स्क्वायर, प्लस यहां पर है m इंटू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है ना, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया अपने पास कैपिटल M। ठीक है ना, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 1/2 स्मॉल m, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहां पर आ गया 9, इट शुड बी इक्वल टू 1/2 कैपिटल M। अब मैं यहां पर Vx की वैल्यू लिखूंगा, तो Vx बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे m अपॉन कैपिटल M इंटू 5, और यहां पर अगर हम Vy की बात करेंगे तो स्मॉल m इंटू 4 अपॉन कैपिटल M, यही तो हो जाएगा। तो Vx और Vy दोनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, आइए यहां पर पुट कर देते हैं। तो Vx की वैल्यू हमारे पास हो गई m इंटू 5 अपॉन कैपिटल M का होल स्क्वायर प्लस m अपॉन कैपिटल M इंटू 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास यहां पर। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, m इंटू 9 इट इज इक्वल टू कैपिटल M, यहां से कॉमन आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर, यहां हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 16 41, ये हो गया 41। तो यहां से अगर आप कैपिटल M से ये चला जाएगा और स्मॉल m से ये चला जाएगा, तो आपने कहा 9 अपॉन 41 इट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो अब मुझे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx, तो हम Vx के लिए बोल सकते हैं Vx इज नथिंग बट स्मॉल m अपॉन कैपिटल मतलब 9 अपॉन 41 इंटू 5। Vy कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9 अपॉन 41 इंटू 4, ये Vx हो गया और ये Vy हो गया। नाउ वी गॉट एवरीथिंग। यहां पर क्या क्या गिवन है, आपसे पूछा गया है द मास इन केजी ऑफ बॉल बी, आपको इसका मास 1 दिया गया 1 kg, तो दूसरी बॉल का मास कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो दूसरी बॉल का अगर मास पूछा जाएगा तो 9/41 का रेशियो है, तो कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m 41 इंटू स्मॉल m 1 अपॉन 9। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 9 4 36, बचे कितने 5, 4.5, ठीक है ना, 4.55 किलोग्राम। तो मास अपने पास निकल के आ गया 4.55 किलोग्राम। कितना आ गया 4.55 किलोग्राम, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 4.6 केजी। कितना लिख सकते हैं बेटा 4.6 केजी। और दूसरा आपसे पूछा गया है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की बात करोगे तो दोनों का अंडर रूट करके स्क्वायर करना होगा। हमारे पास दोनों के अंडर रूट करके स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू की यहां पर बात करेंगे, तो मुझे रादर देन मैं कैलकुलेशन पे जाऊं, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि सर जो फाइनल मोमेंटम होगा P फाइनल वो क्या होगा, कैपिटल M टाइम्स अंडर रूट के अंदर Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, ये होगा। और अभी हमने यहां पर देखा कि Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर इट इज नथिंग बट m/m का रेशियो, भाई यही तो है। इसके रेशियो की अगर बात करता हूं तो ये m/m के रेशियो करेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। आप यहां से Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू कैन वेरी सिंपली पुट इट इनटू द एक्सप्रेशन। अच्छी बात क्या है कि सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी थी, दूसरी अपने आप निकल के आ रही है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। बट यस, कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। हमने यहां पर पहले ही निकाला हुआ है कि m इंटू 9 इट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू
वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहां से वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से पुटअप कर सकते हैं और यहां पर आप डाल दीजिए एम एन अपॉन एम के टर्म्स में और यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो दैट इज अगेन वेरी सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग। नेक्स्ट में चलते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमको आईएनपीएच प्रॉब्लम्स भी करनी है, तो जल्दी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर लेते हैं। बोला गया स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ द स्टाइरोफोम, ये मैंने पहले आपको करा दिया था, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। हाँ, बोला गया बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम द हाइट 36 सेंटीमीटर आफ्टर बाउंसिंग several time it comes to rest covering a total distance of 100 centimeter measure in the vertical direction the percentage loss in kinetic energy after its first impact। तो टोटल डिस्टेंस की बात की गई है, तो 36 सेंटीमीटर बेटा। अब यहां पर वापस से वेरी सिंपल बट देखो बेटा ये सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है। कहां से फेंका गया? 36 सेंटीमीटर से फेंका गया, ठीक है ना। यहां से नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से इसके नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। तो पहली चीज ध्यान रखना, ये एक मोशन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो आफ्टर द कोलिजन, पहला कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है वो ई टाइम्स ऑफ वी इनिशियल हो जाती है, आपने कहा बिल्कुल सही। और हाइट जो होता है वो ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल एच हो जाता है, क्योंकि वी स्क्वायर बाई 2g होता है। तो आपने कहा सर अगर 36 पे आएगा तो ये हाइट होगी पहले वाले ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच, फिर इसके बाद वाली जो होगी ई की पावर 4 टाइम्स ऑफ एच, इसके बाद वाली जो होगी ई की पावर 6 टाइम्स ऑफ एच। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए तो इट इज अ इनफाइनाइट जीपी। तो आप क्या बोलेंगे? एच प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि एक ये तो सिर्फ नीचे आया था, बाकी ऊपर भी गए नीचे भी आए, तो टोटल डिस्टेंस में ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर प्लस एच प्लस ट्वाइस ऑफ ई की पावर 4h एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम लिख सकते हैं सर ये तो h हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 और ई स्क्वायर यहां पे कॉमन हो जाएगा और h भी यहां पे कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा 2 स्क्वायर h तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 एंड सो ऑन। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। तो अगर अब मैं यहां पर बात करूं तो ये एक इनफाइनाइट जीपी हो गई। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या हो जाता है बेटा? 2 स्क्वायर इंटू एच। इनफाइनाइट जीपी का सम फर्स्ट टर्म 1 अपॉन कॉमन रेशियो 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज द कॉमन रेशियो। अब यहां पर आपसे पूछा गया परसेंटेज लॉस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। टोटल डिस्टेंस आपको ये 100 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो ये हो गया 100 दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ अगेन 36 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। इधर आएगा तो 100 माइनस 36 मतलब 64। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 64 इट इज इक्वल टू 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू 36 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर देखें तो हम बोल सकते हैं 2 से ये चला गया 32, 4 8 और 4 से गया 9, तो 8 और 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर की तरफ आ जाएगा तो 8 माइनस 8 ई स्क्वायर और ये इधर गया तो बेटा ये हो गया 9 ई स्क्वायर। ठीक किया है। 8 64 8 32 और 2 तो गया 32 37 72, 8 और 9 का रेशियो हो जाएगा 9 72 9 और 64 और 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट है, ये परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है। तो 9 ई स्क्वायर। अब हमको पूछा गया परसेंटेज लॉस कितना होगा, इसके बारे में बताना है। तो 8 माइनस 8 ई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8, तो यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इधर चला जाएगा बेटा, तो 17 ई स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8/17। तो यहाँ से हमने ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, दैट ई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8/17। अब लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, आपने बोला लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो पहले हाफ mv² था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ई टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी तो 1/2 m इंटू ई वी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं लॉस की बात करूंगा तो लॉस इज डिफाइंड एज 1/2 m इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 m v स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो गया 8/17, तो ये जाएगा तो 9/17 आ जाएगा, तो 1/2 mv स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9/17। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते काइनेटिक एनर्जी के लॉस के, तो 9/17 लॉस हो गया, मतलब 9/17 का लॉस है। तो वी कैन वेरी सिंपली से परसेंटेज लॉस अगर होता टोटल का तो 9 इंटू 100/17, तो 900/17, 17 × 85
50 17 के लगभग 53% के लगभग का लॉस आ जाता, 53 के अराउंड लॉस होता, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अप्रोक्सीमेटली 53% विल बी द लॉस। जरा ध्यान से देख लीजिए, किसी के मन में कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। बिल्कुल सही है, आगे बढ़े। कोई परेशानी, कोई चैलेंज? चले अब बहुत शानदार से अब हम लोग चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आईएनपीएचओ के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ आईएनपीएचओ। आई थिंक ये था 2012 का क्वेश्चन, है ना? एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए सब लोग पहले पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी है, बातें आपको बतानी है। तो कृपया करके बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे को पढ़ लें, देखें और बताएं। 2014 INPHO 2014 क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज INPHO 2014 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन में क्या खास बात है जरा ध्यान से देखिए, फिर एनएससीपी के बाकी पे आपको होमवर्क में भी दूंगा, लेकिन पहले जरा ध्यान से देख लीजिए। बोला गया टू ब्लॉक ऑफ मास m1 1 kg and m2 2 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग एंड आर एट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। A horizontal force of constant magnitude F बराबर 6 Newton is applied to the block of mass m1 for a certain time t in which m1 suffers a displacement of 0.1 meter and delta x2 0.05 meter. The kinetic energy of system with respect to the center of mass is 0.1 joule. The force is then withdrawn. फोर्स को विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद बोला गया है बहुत सिंपल, एक फोर्स को डेल्टा टी समय टाइम टी के लिए लगाया गया। इस दौरान सिस्टम सेंटर ऑफ मास के पास जो एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इट इज गिवन एज 0.1 जूल। दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये दे दिया गया है और फोर्स को विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट टी, समय कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू दी है, फोर्स की वैल्यू दी गई है, टाइम के बारे में बताना है, डिस्प्लेसमेंट आपके बारों को समझना है। कैसे करें? पहला क्वेश्चन, अगर मैं पहले क्वेश्चन की टाइम की बात करता हूं तो बेटा अगर मैं यहां पर ध्यान से देखें तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि इस पूरे सिस्टम की बात की जाए तो क्या दिया गया है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग ही नहीं रहा है। तो आईएनपीएचओ 2014 का क्वेश्चन नंबर 2 माय फ्रेंड, जल्दी से एनालाइज करो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे पूरा और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलेंगे, नेक्स्ट चीजों को समझने की कोशिश में लग जाएंगे, लेकिन इसको जल्दी से। पहला क्वेश्चन तो बोला गया अगर मैं यहां पर बात करता नेट फोर्स कितना होता, तो आप बोलते सर एफ नेट। अगर मैं नेट फोर्स पे बात करता तो सिर्फ एफ लग रहा होता जो एक्सटर्नल होता, और वही फोर्स जो होगा वो टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। तो अगर मैं लिखूं तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, आपने कहा टोटल फोर्स F 6 और टोटल मास 1 + 2 मतलब 1 + 2 मतलब कितना हो गया, आपने कहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली कितना है, आपने कहा 0, पार्टिकल रेस्ट पर है, ये आपको दिया गया है। आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग एंड बोथ आर एट रेस्ट, राइट, स्प्रिंग के साथ वो सब रेस्ट पे हैं, ये आपको गिवन है कंडीशन। तो आपने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। अब यहां पर आपको दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि t समय में x1 चला 0.1 और x2 चला 0.05। तो क्या मैं यहां पर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट सोच सकता हूं, निकाल सकता हूं, देख सकता हूं, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली मूव किधर की तरफ करना है। सर इंटरनल फोर्सेस के बारे में तो बातचीत है, लेकिन सिस्टम के बारे में चर्चा की गई है, तो मुझे सिस्टम के फोर्सेस को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं यहां पर बोलता बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 d1 प्लस m2 d2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपने कहा सर यहां पर अगर मैं देखूं तो x1 पहला वाला मास 1 कीजिए, वो तो आपने कहा 1 × 0.1 प्लस m2 जो दूसरा है 2 दैट इज इक्वल टू 0.05। दोनों आगे की तरफ ही डिस्प्लेस होंगे, क्योंकि फोर्स तब पे आगे लग रहा है, तो उस पर सोचने का विषय भी नहीं है कि सर अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं होगी। और यहां पर आपको बता ही दिया गया, तो 1 + 2 मतलब हो गया 3, तो 0.3 प्लस 0.1 तो 0.1 प्लस 0.1 तो 0.2/3। तो सर ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
आपने कहा सर बिल्कुल सही है। सर एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो क्या मैं पहले केस को समझ सकता हूं कि वी नो दैट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हुआ है 0.2 बाई 3 मीटर्स, तो मैं बोल सकता हूं दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी का स्क्वायर। भैया सेंटर ऑफ मास का तो नेट इसी पे काम चलेगा, कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये तो जीरो, तो 1/2 इंटू टाइम हो गया 2 इंटू टी का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 0.2/3। तो दुक्की से दुक्की गया, तो टी बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 0.2/3। दिस इज द टाइम, जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ गया। आई थिंक ये पहला पार्ट आपको इजीली समझ में आ गया। दिस इज INPHO 2014 क्वेश्चन नंबर 2। पहला पार्ट आपको यहां से निकल कर आ जाएगा 0.2/3। 0.2/3 मतलब करेंगे 0.15 अंडर रूट ऑफ 0.15। नहीं 3/2 कर रहा हूं, 0.666 ये आ जाएगा 0.066 का अंडर रूट। ठीक है, कोई सेंटीमीटर में तो नहीं है। परफेक्ट है बेटा, वेरी गुड, लिख लिया। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया निकल के कि भैया यहां पर टाइम जो होगा वो अंडर रूट के अंदर 0.66 वैल्यूज के बराबर होगा। इसको जल्दी से लिख ले बेटा, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का ना रहे। तो बेटा पहला तो पार्ट अपना सेट 0.066। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला गया कैलकुलेट द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द फोर्सेस विथड्रॉन। तो स्पीड और काइनेटिक किसकी पूछी गई बेटा, यहां इंपॉर्टेंट टर्म ये है, ये समझना। और यहां पर इसी चीज पर एक बहुत बड़ा फोकस है INPHO का, कि वो इस बात को आपको क्लियरली समझा पाए कि यहां पर दो चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। कौन कौन सी चीजें, कि सर सिस्टम अलग चीज है, ये 1 kg है, ये 2 kg है। सर सिस्टम एक अलग चीज है और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक अलग चीज है। तो अगर हम किसी भी देखो हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही है कि भैया सेंटर ऑफ मास और उसके रिस्पेक्टिव मोशन। तो अगर हम किसी भी बॉडी को, बेटा मैंने रोटेशन में कई बार बच्चों को बताता हूं, जो परम सत्य है ना वो समझना। किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करना है, किसी भी मोशन को आपको एंगुलर मोमेंटम डिस्क्राइब करना है, काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब करनी है, किसी भी मोशन में आपको कोई भी वेरिएबिलिटी को डिफाइन करना है, आपको सिंपल समझना है। पहली चीज, मोशन ऑफ एनी बॉडी, मोशन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान देना है। क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बेटा इससे पूरा का पूरा मोशन बहुत इजीली एनालाइज हो जाता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अगर आप नेट मोशन को एनालाइज करना चाहते हो, जो आपको लग रहा है कि काफी मुश्किल है, तो आप उस मुश्किल मोशन को एनालाइज करने के लिए मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। वही इसका एक एसेंस यहां पर दिया गया है। तो आपने बोला सर यहां पर हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया, कितना है, आपने कहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, आपने बोला A इंटू टी। तो 2 और टाइम कितना निकल के आ गया, अंडर रूट ऑफ 0.066। वैल्यू निकालोगे तो लगभग आ जाएगी 0.26, तो लगभग 26 दूनी 52, तो 0.52 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल के आ गई। आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपसे पूछी जाएगी, दैट इज हाफ ऑफ टोटल मास 1 + 2 इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। सो इट्स कम्स आउट टू बी 1/2 3 इंटू 0.52 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, 3, 1.5 और 0.52 का स्क्वायर। आई थिंक कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर देते हैं 2 मिनट में। 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.52 और मल्टीप्लाइड बाई 1.5 है ना, तो 0.40 जूल। ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई।
ठीक है ना। इसका तीसरा पार्ट आप सभी से पूछा गया, इसका तीसरा पार्ट आप सभी से पूछा गया बेटा, बोला गया है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। बेटा अब ये इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम के पास एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है ना। अब यहां पर आपको दो बातें समझनी है। पहला, सिस्टम के पास एनर्जी किस किस फॉर्मेट में है, कहां कहां स्टोर्ड है और क्या क्या स्टोरेज होगा। सबसे पहला आपने बोला सिस्टम के पास कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगी इन द फॉर्मेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है, आपसे बोला गया है दो ब्लॉक हैं 1 kg सिस्टम, बीच में आपको ये दे रखा है M1 M2, और यहां पर आपको एक चीज गिवन है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 0.1 जूल के बराबर। किसके बराबर है बेटा? 0.1 जूल के बराबर है। इज इट क्लियर नाउ? ये क्लियर है? और इस कंसेप्ट को अगर मैं सिंगल लाइन में आपसे बोलूं करने को, बेटा ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग पॉइंट है। अब आपने पहले समझना कि यहां पर आपको दिया था वो 0.1 जूल, और ये आपसे पूछा गया सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो आपने बोला सर इस M1 के पास कुछ वेलोसिटी होगी, नहीं पता कितनी होगी। M2 के पास कुछ वेलोसिटी होगी, नहीं पता कितनी होगी, मान लेते हैं V2 होगी, ठीक है ना। और यहां पर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी और प्लस बीच में स्प्रिंग की एनर्जी होगी। अगर मैं टोटल एनर्जी पूछता तो क्या होती? हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये तीन फैक्टर होने वाले हैं। मैंने इसको लिखने का तरीका, गुड्डा यहां समझना क्योंकि यहीं पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट गेम खेलना है। मैंने इसी को लिखने का तरीका आपको समझाया था दैट 1/2 M1 प्लस M2। इसको लिखने का तरीका एक और हो जाता है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपने कहा सर यहां पर जो एनर्जी, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो गया एनर्जी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और बेटा ये हो गई स्प्रिंग इलास्टिक एनर्जी। अब स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिक एनर्जी है, एक तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, दूसरा हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा मेरे बच्चों कि क्या पार्टिकल्स के पास कितना। तो हमें दो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो तो हमें दिखाई पड़ रही है, क्या ध्यान से देखिए, क्या दो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो हमें दिखाई पड़ रही है? आपने कहा सर बिल्कुल दिखाई पड़ रही है सर, लेकिन एक तो ये नहीं पता है। ये पता चल गई 0.4, ये पता चल गई 0.1, सर ये नहीं पता है, क्या करें क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। मैंने कहा निकालते ही नहीं है। मैंने कहा ये एनर्जी दी किसने? अब वो सॉल्यूशन की बात कर रहे जो आयन पेचो ने खुद भी नहीं दिया, और सिंगल लाइन का गेम। मैंने कहा ये एनर्जी दी किसने, पहले मुझे ये बताओ, हु हैज गिवन द एनर्जी? आपने कहा सर फोर्स ने दी। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन बाई एफ जो यहां पर हुआ होगा, इट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसी ने तो सिस्टम की एनर्जी चेंज हुई होगी, चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपने कहा यस सर। तो मैंने कहा ये रादर देन, मैं ये कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं करो कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। इट इज नॉट अ वेरी बिग डील कि आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते लेकिन लंबा। सिंपल कैसे करना है, चेंज एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसने दिया? फोर्स ने। तो एफ फोर्स एफ लगा मल्टीप्लाइड बाई फोर्स। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहां पर यही चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फोर्स। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0.1। तो दैट इज इक्वल टू टोटल डेल्टा टोटल एनर्जी का चेंज। तो सर यहां पर फोर्स है 6 और डिस्प्लेसमेंट हुआ है m1 मास का 0.1। अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो m1 का दिया गया है, ये दिया गया है बेटा डेल्टा x1 0.1 मीटर्स। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0.1 मीटर हुआ, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 0.1 हुआ है, तो मैं इसको 0.1 लिख सकता हूं। इट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी, तो ये हो जाएगा 0.6 जूल।
तो रादर देन मैं इन तीनों को निकालूं, मैंने सीधे एक लाइन में कर दिया, द आंसर विल बी 0.6 जूल। तो एनर्जी स्टोर्ड जो हो गई सिस्टम के पास, ये 0.6 जूल हो गई टोटल। अब आपसे पूछा जाए ये कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 0.5 यहां पर है, तो ये जो बची है ये 0.6 माइनस 0.5, इट विल बिकम 0.1 जूल। ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई इस सिस्टम के अंदर। एक लाइन, काम खत्म, खल्लास, पिक्चर क्लोज। जल्दी से कैलकुलेट करिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कोई परेशानी किसी तरीके की मन में हो तो जल्दी से बतला दीजिए। लिख लिया? सिंपल है केस, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ रहे हैं। और जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो वो ये है। बोला गया, द प्रॉब्लम इज डिजाइन टू इलस्ट्रेट द एडवांटेज दैट कैन बी obtained by the use of multiple stage instead of a single staged rockets as launching vehicle. सपोज दैट द पेलोड का मतलब होता है, पहले समझना, इसका हम पूरा एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, चंद्रयान सीरीज हम लेकर आने वाले हैं ओलंपियाड वाला चैनल पे। इस चंद्रयान सीरीज के अंदर हम आपके सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे जो चंद्रयान या जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन एनी पर्सपेक्टिव, राइट। तो मतलब आपसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था INPHO 2015 में, INPHO 2015 में ये क्वेश्चन आया था, 16 में आया था, सॉरी 16 में आया था, इट वाज इन 2016। तो INPHO 2016 का ये क्वेश्चन था। 2008 में चंद्रयान 1 का मिशन इंडिया ने किया था। 2016 में ये क्वेश्चन जो था वो आया था। इसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर आने वाला है जो आप सभी लोगों को देखना है, समझना है, जानना है, पहचानना है। तो अब यहां पर बोला गया है, दिस प्रॉब्लम इज डिजाइन टू इलस्ट्रेट द एडवांटेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ मल्टीपल स्टेज इंस्टेड ऑफ अ सिंगल स्टेज रॉकेट एज लॉन्चिंग व्हीकल। सपोज दैट द पेलोड दैट इज अ स्पेस कैप्सूल, मतलब जो फाइनली, पेलोड का मतलब होता है जिसके अंदर फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहां पर फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर होते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। Payload has a mass m and it's mounted on the two-stage rocket. Two-stage rocket, the total mass of both rockets fully fueled plus payload is nm. तो टोटल मास दोनों रॉकेट और फुल्ली पेलोड का n into m के बराबर है। द मास ऑफ द सेकंड स्टेज रॉकेट प्लस द पेलोड आफ्टर द फर्स्ट स्टेज बर्न आउट एंड द सेपरेशन इज n into m, स्मॉल n into m के बराबर हो जाएगा। इन ईच स्टेज द रेशियो ऑफ कंटेनर मास टू द इनिशियल मास कंटेनर प्लस फ्यूल इज आर, रेशियो दे रखा है। द एग्जॉस्ट स्पीड इज बी, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बस समझना है। मतलब ये जो लाइन लिखी है ना, इनके मतलब को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाओ। तो पहले बहुत अच्छे तरीके इसको पढ़ो। द कांस्टेंट रिलेटिव टू द इंजन आपको बता दिया गया, एग्जॉस्ट स्पीड वी है जो कांस्टेंट रहने वाली, चेंज नहीं है। नोट दैट at the end of each stage when the fuel is completely exhausted the container drops off immediately without affecting the velocity of the rocket. Ignore the gravity, ठीक है ना। तो पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं, पहले पूरे मासेस के सभी के रेशियो की बात कर लें ताकि मासेस के बारे में आप क्लियरली आइडिया लगा सके, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, टोटल मास बोथ रॉकेट्स फुल्ली फ्यूल्ड प्लस पेलोड, मतलब ये दो रॉकेट हैं, रॉकेट नंबर 1, ये रॉकेट नंबर 2 और ये हो गया इसका पेलोड। इसके टोटल का मास दिया गया nm, इसका दिया स्मॉल nm, ठीक है ना, और पेलोड का मास है m। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता इतने पार्ट का मास कितना होगा, तो आप बोलते हैं सर nm माइनस स्मॉल nm, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस n इंटू m, ये मास ऑफ रॉकेट 1। तो पहले समझिएगा क्योंकि इन सब चीजों को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट। मास ऑफ रॉकेट 1 कितना हो गया, n माइनस स्मॉल n इंटू m। आपने कहा सर बहुत अच्छा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, बोला गया है द रेशियो इन ईच स्टेज, द रेशियो ऑफ कंटेनर मास टू द इनिशियल मास, कंटेनर प्लस फ्यूल, कंटेनर प्लस फ्यूल का मास और कंटेनर का मास। इन ईच स्टेज द रेशियो ऑफ कंटेनर मास, मतलब इस कंटेनर का मास और इसके कंटेनर प्लस फ्यूल का मास का रेशियो आर दिया गया।
तो मतलब ये तो मास हो गया विद फ्यूल, और कंटेनर का मास अगर मुझे निकालना है तो मास ऑफ कंटेनर, कौन सा कंटेनर, रॉकेट 1, तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर इसका रेशियो हमको दे रखा है मास ऑफ द कंटेनर ऑफ रॉकेट 1 अपॉन, बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, द रेशियो, कहां गया, द रेशियो इनिशियल, द रेशियो ऑफ कंटेनर मास का इनिशियल मास का रेशियो अपॉन n माइनस m, जो टोटल मास विद फ्यूल, ये कितना है r, तो मास ऑफ द कंटेनर ऑफ रॉकेट 1 mcr1, ये कितना हो गया, आपने लिखा r टाइम्स कैपिटल N माइनस स्मॉल m इंटू m, ये कंटेनर हो गया, ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर का मास कितना, R इंटू एन माइनस एन इंटू एम के बराबर। तो पहले हमको एक एक चीज को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये वाली बात समझ ली। तो ये जो अपना पहला स्टेज रॉकेट हो गया, इसका टोटल मास हो गया n माइनस स्मॉल n इंटू एम, इसके अंदर जो मास ऑफ कंटेनर हो गया वो हो गया R टाइम्स ऑफ n माइनस स्मॉल n इंटू एम। तो अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ फ्यूल कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस R टाइम्स n माइनस स्मॉल n इंटू एम। ये आपके सारी वेरिएबिलिटीज मैंने यहां डिस्क्राइब कर दी पहले कंटेनर के लिए, ठीक है ना। तो पहले कंटेनर में कितना टोटल मास होगा, कितना उसमें कंटेनर का मास होगा और कितना उसमें फ्यूल का मास होगा, ये मैंने आपको यहां पर डिस्क्राइब कर दिया। अब मैंने कहा चलो भाई अब यहां पर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, बोला गया ऑब्टेन द वेलोसिटी v ऑफ द रॉकेट गेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज बर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ v n कैपिटल N n and r, ठीक है ना। तो अब ये रॉकेट हो गया बेटा, अपन मान लेते हैं। और ये रॉकेट की कहानी अगर बिल्कुल बेसिक तौर पे देखी जाए तो ये हमेशा बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि बिल्कुल आसान सा गेम यहां पर आपके पास बन गया। अब यहां से रॉकेट नीचे की तरफ छोड़ेगा, बोला गया है कि ये क्लियरली बोल दिया गया कि v स्पीड जो है, जिस स्पीड से फ्यूल इजेक्ट होगा वो v दे दी गई है। इसके कारण इस रॉकेट को एक थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा, F थ्रस्ट। यहां पर ग्रेविटी की बातचीत कहीं पर नहीं की गई है, तो वी आर नॉट कंसीडरिंग ग्रेविटी, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इग्नोर ग्रेविटी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो हम ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होता है यही तो अपना dp बाई dt के बराबर हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। सर यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो नेट फोर्स जो होगा वही तो इसको एक्सीलरेट करने के लिए जिम्मेदार होगा, और यही फोर्स इसको आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो। तो अगर हम यहां पर बात करें तो m इंटू dv बाई dt, और यहां पर आपके पास वेलोसिटी की बात करेंगे तो प्लस का dm बाई dt इंटू v रिलेटिव। याद रखिएगा ये हमेशा हम इसके फ्रेम में ही बात करते हैं, फोर्स इंडिपेंडेंट होता है। ये थ्रस्ट फोर्स होगा, वेलोसिटी v निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये ऊपर की तरफ लगेगी, तो जो नेट फोर्स आएगा m इंटू db बाई dt, जो इसके पर लगने वाला नेट फोर्स जो उसको एक्सीलरेट करेगा, जिसको हम थ्रस्ट फोर्स का नाम दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू dm बाई dt इंटू वी आर। यहां पर वी आर निगेटिव डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो दैट वी कैन वेरी सिंपली डिफाइन कि वी आर इज ऑल्सो निगेटिव, तो हम डायरेक्टली यहां पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो m इंटू डी बाई डी टी, तो अब यहां पर हम dt, तो अगर हम यहां पर बोले, आपसे पूछा गया फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसके बारे में आप जरा हमको बता दीजिए। तो आपने कहा सर यहां m को नीचे ले जाते हैं और यहां पर वी आर आ जाएगा, तो dv इट इज इक्वल टू dm अपॉन m इंटू वी आर। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर m फाइनल और m इनिशियल, v इनिशियल, सॉरी m इनिशियल फाइनल उल्टा लिख दिया, m इनिशियल और ये हो गया m फाइनल, ठीक है ना, v इनिशियल और ये हो गया v फाइनल, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से दैट v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये किसके बराबर हो जाएगा, dm बाई m। वी आर तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो बाहर आ जाएगा, है ना, और माइनस साइन मत भूलिएगा, माइनस का वी आर जो रिलेटिव है इंटू ln मास। बेटा यहां पर फाइनल अपॉन m इनिशियल लिखा जाएगा। ऑब्वियस बात है इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, माइनस साइन उल्टा कर देंगे, तो v जो हो जाएगा इसके पास वी आर टाइम्स, माइनस अंदर गया तो उल्टा पलट दिया उसको, ln मास इनिशियल अपॉन मास फाइनल कर दिया, ठीक है ना, माइनस से, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ये आपको क्लियर रहना है। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो वेलोसिटी इसके पास हो गई वी आर, इनिशियल मास कितना था बिफोर दिस,
तो आप बोलेंगे सर टोटल मास इसका था कैपिटल N इंटू एम। जब ये चला गया तो मास कितना बचा बेटा? अगर हम यहां पर बात करें, बस गेम यहां पर यही आपको खेलना है कि फाइनल मास क्या होगा। जब पूरा का पूरा फ्यूल इजेक्ट हो जाएगा तो इसका फाइनल मास क्या होगा? फाइनल मास इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम जो आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है। इनिशियल मास टोटल एनएम, फाइनली सिर्फ इतना मास बचेगा स्मॉल एन वाला। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे एनएम का मास हो गया, तो आपने बोला सर एम फाइनल अगर मैं सोचूं तो माइनस सॉरी जब तक फ्यूल बर्नआउट होगा तो यहां पर जो एम फाइनल बचेगा मास फाइनल, तो आपने बोला सर एक तो इतने वाले का, तो इसका मास तो अपने को पता है एन इंटू एम के बराबर है। सर इसका जो कंटेनर का मास होगा वो और रह जाएगा, तो आप बोलेंगे सर फाइनल मास जो अगर हम यहां पर बात करें तो फाइनल मास जो रहेगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? आपने लिखा सर एन इंटू एम प्लस ये क्या हो गया? आर टाइम्स एन माइनस स्मॉल एन इंटू एम। तो ये आ जाएगा बेटा आर टाइम्स कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम प्लस एन एम यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस आर। दिस इज द मास फाइनल। पहले मास फाइनल को लेके क्लैरिटी आई क्या? बस यही एक चैलेंज था, पूरा क्वेश्चन में कुछ खास वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज कि सर मास फाइनल क्या लेना। इनिशियल तो हमें पता टोटल का मास, तो ये टोटल का मास तो एनएम है, टोटल का यहां से यहां तक का। लेकिन जब फ्यूल यहां का अंदर का फ्यूल चला जाएगा, लेकिन अभी ये टैंक बचेगा, कंटेनर बचेगा, अभी कंटेनर नहीं गया होगा, तो वो वेलोसिटी कंटेनर ने भी गेन की होगी। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर जब यहां से ये फ्यूल जो चला गया, इसके बाद वेलोसिटी इस कंटेनर के पास रही होगी जो धीरे से यहां पर लगी हुई रोटर मोटर से अलग हो जाता है, लेकिन इसके पास भी वो वेलोसिटी आई होगी। मतलब फाइनल मास जो होगा वो कंटेनर जब तक अटैच था तभी तक वो एक्सीलरेट किया, उसके बाद कंटेनर हटा अपने आप, उससे वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, लेकिन फाइनल मास लिखने में गलती ना हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको जरा ध्यान से सब बच्चे देख लीजिए, फाइनल मास में किसी को कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, ठीक है ना? तो फाइनल मास आपका निकल गया क्या? आपने कहा यस सर बिल्कुल है, तो लिख देते हैं वी आर इंटू एल एन, एम इनिशियल हो गया कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम अपॉन आर टाइम्स एन एम प्लस स्मॉल एन एम इंटू 1 माइनस आर, ठीक है ना? तो एम 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 तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर इट इज इक्वल टू एल एन एन अपॉन आर एन प्लस एन इंटू 1 माइनस आर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के बाद ये फाइनल वेलोसिटी यहां पर निकल कर आ गई। अच्छा, बहुत अच्छी बात क्या है, हम सारी बातें जो है वो हमको सिर्फ फाइनल टर्म्स में लिखनी थी, इजीली एक लाइन में हमारे पास सारे आंसर निकल कर आ गए। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? बोला गया ऑब्टेन अ करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द एडिशनल वेलोसिटी यू गेन्ड फ्रॉम द सेकंड स्टेज बर्न। मतलब अब यहां पर कहानी आ गई, एडिशनल वेलोसिटी निकालनी है, याद रखिएगा एडिशनल वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम द सेकंड स्टेज बर्न। तो मतलब मैं अब सिर्फ 2 स्टेज, सेकंड स्टेज पर आ गए, अब ये यहां से बर्निंग शुरू करेगा। इसका मास कितना है? आपने कहा स्मॉल एन इंटू एम, इसका मास एम। तो बेटा सबसे पहले मास ऑफ दिस कंप्लीट, मास ऑफ सेकंड स्टेज कितना हो गया? रॉकेट 2 जिसको मैं बोल रहा हूं। बेटा पहले मास लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही सिर्फ एक कैलकुलेशन है जो आपको यहां पर इंपॉर्टेंटली देखनी है। कितना हो गया? आपने कहा एन एम माइनस एम। कितना हो गया? आपने लिखा एन माइनस 1 इंटू एम। वेरी गुड सर। इसमें मास ऑफ कंटेनर कितना होगा? मास ऑफ कंटेनर ऑफ रॉकेट 2, तो आप बोलेंगे सर ये आर टाइम्स ऑफ टोटल मास हो जाता है, तो एन माइनस 1 इंटू एम। सर मास ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा? आपने बोला फ्यूल जो हो जाएगा इससे माइनस कर देंगे, दैट इज 1 माइनस आर टाइम्स एन माइनस 1 इंटू एम। तो सर इनिशियल मास ये, और जब ये निकल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन तो बिल्कुल सेम रहने वाली है, जब ये निकल जाएगा बेटा तो सिर्फ ये मास एम बचेगा और इसका कोपचा बचेगा, ये कोपचा। तो आफ्टर 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 फ्यूल फिनिश्ड, जब फ्यूल फिनिश हो गया तो फाइनल मास इस केस में कितना हो जाएगा? एम फाइनल। आप बोलेंगे एम प्लस इसके कंटेनर का मास, मतलब आर टाइम्स ऑफ एन माइनस 1 इंटू स्मॉल है, ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन
m इंटू आर, और प्लस का m यहां पर आ जाएगा जाके m r, तो m इंटू 1 माइनस आर, ये आपका हो गया m फाइनल। और m इनिशियल कितना है, आपने कहा इनिशियल मास है आपके पास nm, तो भैया वापस से अगर मैं देखूंगा कि सर यहां पर कितना होगा, तो आई कैन वेरी सिंपली से कि एडिशनल वेलोसिटी गेन, बेटा यहां पर हमको एडिशनल वेलोसिटी का गेन देखना है। क्या देखना है बेटा, एडिशनल वेलोसिटी गेन। क्या देखना है बच्चा, एडिशनल वेलोसिटी गेन। क्या देखना है, एडिशनल वेलोसिटी का गेन कितना होगा, वही सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, सेम चीज, तब बिल्कुल सेम रिश्ता, वही सोच नहीं, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं इट इज dm by dt इंटू वी रिलेटिव, इट इज dm by dt इंटू वी रिलेटिव, यही माइनस साइन के साथ, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपने बोला मास इंटू dv by dt। टाइम डेरिवेटिव के साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे जो हमने अभी निकाला था। तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था बेटा, वेलोसिटी फाइनल जो आ जाएगी दैट इज वी रिलेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनटू ln m, बेटा माइनस साइन था उसको उल्टा कर दिया था, तो m इनिशियल अपॉन m फाइनल। तो जो v एडिशनल आ गई, v एडिशनल जो इसने गेन करी, इट इज इक्वल टू v इंटू ln m इनिशियल था स्मॉल n इंटू स्मॉल m अपॉन n m r प्लस m इंटू 1 माइनस r, m कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी v इंटू ln n अपॉन n प्लस n r प्लस 1 माइनस r। तो दिस इज द v एडिशनल जो उसने गेन करी आफ्टर दिस, ठीक है। तो ये v एडिशनल आ गई हमारे पास ln n अपॉन n r इंटू 1 माइनस r के बराबर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लास्ट पर। एडिंग v and u, you have the payload velocity w in terms of n m r, taking n r as constant, find the value of n for which w is maximum। तो आपने कहा सर फॉर दिस मैक्सिमम कंडीशन फॉर ऑब्टेन u by v, आपको ये भी निकालनी है। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, w बोला गया है निकालने को, w क्या हो गया, u प्लस v, दोनों को जोड़ने का है। पहला क्या निकाले थे हम लोग, पहला निकाला था कि सर v रिलेटिव हमको v दे दिया गया है, तो ln n अपॉन आर एन प्लस n इंटू 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो आइए चलिए दोनों को लिखते हैं एक जगह पे, ओए होए, v रिलेटिव स्पीड को v लिखा, इंटू ln के अंदर आ गया अपने पास n अपॉन n r प्लस n माइनस 1 इंटू आर, प्लस n स्मॉल n इंटू 1 माइनस आर, प्लस स्मॉल n इंटू 1 माइनस आर, याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना। प्लस v जो इसमें गेन की ln, यहां पर हो गया स्मॉल n अपॉन एन आर प्लस 1 माइनस आर। ये आपके पास दोनों वेलोसिटीज आ गई। अब दोनों वेलोसिटी इसको बोला W, तो अब W को मैक्सिमाइज करना है। आपने कहा V कॉमन हो गया, ln के साथ दो चीजें जुड़ रही मतलब मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगी। तो ln की बात करेंगे तो ln के अंदर क्या आ गया, n इंटू स्मॉल n अपॉन एन आर प्लस n इंटू 1 माइनस आर, और मल्टीप्लीकेशन में ये आ गया एन आर प्लस 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन आ गया W का। पहले इस W के एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लो, मैच कर गया आप लोगों का। एक तो बहुत सारे लोग एफर्ट नहीं डालते हो, सर कर देंगे। अब यहां पर कांस्टेंट क्या क्या मानना है, आपने कहा सर कैपिटल N को कांस्टेंट मानना है, स्मॉल r को कांस्टेंट मानना है, और पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच, इस n की वैल्यू निकाली जिससे W मैक्सिमम हो जाए। तो अगर n की वैल्यू पूछी गई है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो मुझे अपनी कहानी को सेट करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए एक बार, जल्दी सभी बच्चे इस क्विकली इस एक छोटे से पार्ट को रिव्यू कर लो, बाकी हम लोग शुरू कर रहे हैं, ताकि इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। पुराना कुछ भी चीज आपने एन आर में कोई कंफ्यूजन हो गया, अब इसके आगे चल रहे हैं तो हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज अ सिंपल थिंग। बट यहां तक आप चीज एसोसिएटेड है उसको एक बार जरा ध्यान से देख लें। ठीक है, तो अब आपने कहा लॉगरिथमिक के अंदर का फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करने की बात करनी है। तो अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो मैं इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देता हूं, क्योंकि पूरे लॉग फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए पूरा डिफरेंशिएट क्यों करें, सिर्फ अंदर को मैक्सिमाइज कर देते हैं, क्योंकि लॉग तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अंदर की वैल्यू ज्यादा तो बाहर की वैल्यू भी ज्यादा। तो मुझे उसके बारे में कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो लॉग की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो वी कैन वेरी सिंपली थिंक कि सर
W को मैक्सिमाइज करना है, आपने कहा यस सर। तो हम एक काम करते हैं सर, ये जो अंदर पड़ा हुआ ये एक्सप्रेशन है इसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो अगर मैं इसको एक फंक्शन n मान लेता हूं, दैट इज डिफाइंड एज कैपिटल N इंटू स्मॉल n अपॉन n इंटू r प्लस n इंटू 1 माइनस r, और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा nr प्लस 1 माइनस r। कैपिटल N इंटू स्मॉल n, nr प्लस n इंटू 1 माइनस r, और यहां हो जाएगा nr इंटू 1 माइनस r, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन ऑफ n हो गया। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n और इक्वल टू करेंगे 0 से, और वहां से हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आई थिंक ये काम किया जा सकता है, इट्स अ सिंपल कैलकुलेटिंग स्टेप। अब इसके अलावा कुछ खास नहीं है, तो आई थिंक ये आप लोग आसानी से आगे कर लोगे। तो उसको डिफरेंशिएट करना है, इसको आंसर निकालना है, वैल्यूज को पुट करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आएगा, n यहां से बाहर निकल के आ जाएगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट इट आउट, राइट। तो ये आपको करना है। इन सबके डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको INPHO के सेपरेट उसमें मिलेंगे, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें एक एक्सटर्नल आती भी रहेंगी, INPHO के डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपके पास आते रहेंगे। बट इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आई थिंक यू कैन डू इट, राइट। तो दीज आर द वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑफ द INPHO जो आपके इस सिलेबस में आई थी। और इसके अलावा फिर आप लोगों को कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स NSEP के सारे PYQs हमने यहाँ पे खत्म किए, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे और बन सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई थिंक दैट इज गुड, और आपको इसके बाद ये क्वेश्चंस और भी करने हैं। दैट इज दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NSEP 2014 अगेन। These two questions are and the homework for NSEP 2014 and 13, ये आपको करना है। यहां पर हमने NSEP और INPHO के क्वेश्चंस, और जैसे वेरिएबल मास सिस्टम के क्वेश्चंस जब कोलिजन होगा तो कैसे होंगे, उसके हमने आपको सारी बातचीत बताई है। वेरिएबल मास सिस्टम की बातचीत हमने यहाँ पे की रॉकेट प्रोपल्शन के थ्रू, और हमने पार्टिकल के कोलिजन के पार्टिकल्स की बातचीत की कि अगर एक सिंगल पार्टिकल कई बार कोलाइड कर रहा है तो कैसे फोर्स निकालें, और मल्टीपल पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं किसी एक वॉल्यूम में दिए गए हैं तो कैसे फोर्स निकालना है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। NSEP टॉपर बैच में अच्छे से एनरोलमेंट कर लीजिए, वहां पर बहुत तगड़ी पढ़ाई चल रही है, तो अपनी पढ़ाई को दंदारा करते रहें। प्लीज होमवर्क में HCV कंप्लीट जरूर करें। जो भी बच्चा NSEP की तैयारी कर रहा है, अगर आप NSEP की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको HCV के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना विद इन बेटा याद रखिएगा, विद इन 2 मिनट्स आना चाहिए। और वो कैसे आपको करना है वो आपको पकड़ना होगा। 2 मिनट आपको सॉल्व करना है, इतने बार रिवाइज करो कि HCV का हर क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाए, आप NSEP में बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ NSEP टॉपर बैच में आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल रही हैं, वहां पर कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। इसके बाद आपके पास MEC, EMI, AC ये सारे टॉपिक्स वहां पे खत्म किए जाएंगे, और इसके साथ पैरेलल में आपको 11th भी पढ़ाई जाएगी। 11th में यहां पर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कोलिजन समाप्त किया। इसके बाद आपको बेटा कोलिजन में सबसे ज्यादा अगर आपने देखा क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बहुत आते हैं, तो इसलिए कीप दैट इन माइंड कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप अच्छे से करें, and that is again a very important. So thank you, bye bye, take care, Jai Hind, Jai Bharat, thank you.